अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू नावल सुदू लाइब्रेरी चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त नावल लेकर आई हैं। उसका नाम है दिलहारी और इसकी राइटर हैं जरिश नूर। तो इस नावल को आप शुरू करते हैं। वाइट गाड़ी फराटे भरती हुई अपनी मंजिल की तरफ रवा थी। वो आज पूरे 2 माह के बाद दोबारा से ऑफिस ज्वाइन कर रहा था। वो कोई आम शख्सियत नहीं थी। इसका ताल्लुक मुल्क के इस शोबे से था जो 1 घंटे में लोगों की सोच के जावी बदलते थे। वो किंग मेकर था जिनके पास ना तो हथियार था और ना ही वो किसी मुल्क के सरबराह थे, लेकिन फिर भी सुबह से शाम तक इनकी ही चलती थी। ब्लू थ्री पीस में मलबूस, नज़र का चश्मा लगाए, हल्की हल्की दाढ़ी, साफ शफाफ रंगत, चेहरे पर हद से ज़्यादा संजीदगी इसकी शख्सियत को एक अलग ही रूप दे रही थी। कुछ अर्सा पहले तक वो इतना संजीदा नहीं था, लेकिन इन 2 माह में इसकी शख्सियत बिल्कुल बदल गई। ये हैं मुल्क के नामवर एंकर पर्सन शाह मीर मलिक, जो अपने प्रोग्राम में सियासतदानों की वो छतरोल करते हैं कि इनके प्रोग्राम में आने से सभी डरते हैं। शाह मीर ने ऑफिस में दाखिल होने से पहले अपनी असिस्टेंट ज़ोया बुखारी को आज के प्रोग्राम की फ़ाइल दी और अपने ऑफिस की तरफ बढ़ गया। वो इस वक्त मुल्क के मशहूर टीवी चैनल दी नेशनल न्यूज़ के साथ मुंसलिक था। इसका प्रोग्राम प्राइम टाइम पर रात 8 बजे बराह रास्त टेलीकास्ट होता था। इसकी रेटिंग बहुत हाई जा रही थी। पिछले 2 माह से इसकी जगह एक और एंकर ये प्रोग्राम कर रहे थे, जिसकी वजह से प्रोग्राम की रेटिंग नीचे गिर गई थी। लेकिन जब से इसने बताया था कि वो दोबारा ज्वाइन कर रहा है, तब से ही इसे इतना कमर्शलाइज किया गया था कि आज के प्रोग्राम के लिए यूट्यूब पर लोगों के हज़ारों लाइक्स और कमेंट्स आ रहे थे। इसी पॉपुलैरिटी की वजह से वो यहाँ भी काम करता था, अपनी शराइत पर करता था। इस चैनल पर काम करते हुए इसे 5 साल हो गए थे। वो अपनी सीट पर बैठा था, तभी इसे इंटरकॉम पर बताया गया कि चैनल के ओनर फारिस अफंदी मीटिंग रूम में सबको बुला रहे हैं। वो मीटिंग रूम में पहुंचा तो सभी लोग मौजूद थे और इसी का इंतज़ार हो रहा था। जो ही वो अपनी सीट पर बैठा, फारिस अफंदी ने बोलना शुरू किया। सबसे पहले मैं शामीर आपको वेलकम करता हूँ। शामीर ने एक लफ्ज़ी जवाब में शुक्रिया अदा किया। और अब मैं आप लोगों से तारुफ करवाता हूँ, ये है मेरी बेटी हजीमा अफंदी। ये हाल ही में ऑक्सफोर्ड से मैस कम्युनिकेशन और मीडिया स्टडीज़ की डिग्री लेकर आई हैं। आज से ये यहाँ मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। हजीमा को इससे पहले अपने मोबाइल में गुम थी। इसने अब नज़र उठा के सबको देखा। वो बहुत खूबसूरत थी। हैज़ल आंखों में चमक जहानत भी चमकी थी। बड़ी बड़ी आंखें, साफ रंगत, पहली नज़र में वो कोई अंग्रेज़ लगती थी। इसने अपने बाल भी गोल्डन कलर में डाई किए हुए थे। इसके बाल बहुत लंबे थे, जिन्हें इसने कर्ल किए हुए थे। ब्लू जीन्स के ऊपर रेड कलर की शर्ट पहने, नाक में डायमंड नोज पिन इसकी दिलकशी को बढ़ा रही थी। अब फारिस अफंदी सबसे इसका तारुफ करवा रहे थे। हजीमा, इनसे मिलो, ये हैं हमारे चैनल की जान, शाह मीर मलिक। शामिर, जो कि अपने मोबाइल में बिजी था, उसने एक पल के लिए अपने सेलफोन से नज़र हटाकर हजीमा को देखा और सर की जनिश से इसके सलाम का जवाब दिया। फारिस अफंदी सबसे तारुफ करवाने के बाद आज के शामिर के प्रोग्राम के बारे में सबसे डिस्कस करने लगे, जबकि हजीमा की नज़र बार बार शामिर की तरफ उठ रही थी, जिसके प्रोग्राम के बारे में डिस्कस हो रहा था, लेकिन वो अपने मोबाइल में गुम था, जिसे किसी और के बारे में बात हो रही हो। हजीमा को हैरानगी अपने बाबा पर हो रही थी, जिनके आगे सब लोग नजरें झुकाए बैठे थे। वहीं एक वो शख्स था जो मुसलसल अपने मोबाइल में बिजी था और लग रहा था कि यहाँ मौजूद ही ना हो। लेकिन फिर भी जिस तरह से इसका तारुफ करवाया गया था, वो जान गई थी कि वो क्या हैसियत रखता है। शामिर, तुम्हारा आज का टॉपिक क्या है? फारस अफंदी ने इससे पूछा। अब की बार इसने अपना मोबाइल अपने सामने रखते हुए बोलना शुरू किया। आज के प्रोग्राम में असिस्टेंट आज के प्रोग्राम में सेनेट इलेक्शन पे बात होगी और गेस्ट कौन हैं जिन्हें तुमने इनवाइट किया है। वो कुछ हुकूमती और कुछ अपोजिशन के लीडरों के नाम लेने लगा। साथ ही इसने मोबाइल फिर से उठा लिया था। हजीमा की मोबाइल पर किसी की कॉल आ रही थी, इसलिए वो वहाँ से उठ गई और शामिर के पास से गुजरते हुए इसने इसकी तरफ नज़र की तो हैरान रह गई। वो अपने मोबाइल पर किसी लड़की की तस्वीर जूम अप करके देख रहा था। वो देख रही थी कि सब लोग इसके प्रोग्राम को लेकर बहुत एक्साइटेड थे। वो भी कंट्रोल रूम में जाकर बैठ गई। इसने प्रोग्राम का आगाज़ इतने पूरे तमाम तरीके से किया और वो जिस टॉपिक पर बात कर रहा था, इस पर इसकी मालूमात इसने अपने सामने बैठे मेहमानों को चारों शाने चित कर दिया था। 1 घंटे के प्रोग्राम में इसने इसके मुकाबले बैठे लोगों की पेशानी पर एसी ठंडक के बावजूद पसीना आते देखा। प्रोग्राम के अख्ताम के बाद सब लोग इसे मुबारकबाद दे रहे थे और हजीमा फंदी ने आगे बढ़कर यूट्यूब पर व्यूज़ देखे तो हैरान है कि पिछले गुजरे 1 घंटे में 1 लाख लाइक्स और 50,000 कमेंट्स थे। हर मिनट के साथ वो बढ़ रहे थे और एसी की ठंडी में भी इसे घबराहट होने लगी। इसे
सुबह इसे लगा कि वो सिर्फ इस शख्स से इम्प्रेस हो रही है, लेकिन अब इसे लग रहा था कि कुछ गलत हो रहा है। एक दिन में अगर वो इस शख्स से इस कदर इम्प्रेस हो गई तो आगे इसका क्या हाल होगा। वो अब समझी कि सब लोग इससे इस कदर मुतासिर क्यों थे। वो कंट्रोलर रूम से बाहर निकली तो वो सामने ही खड़ा था, अपनी असिस्टेंट से कुछ डिस्कस कर रहा था। वो अपने रूम की तरफ जाते हुए इसके करीब रुकी। मुबारक हो मिस्टर शामिर। इसने आईब्रो उठा के इसे देखा। किस बात के लिए? वो गड़बड़ा गई। जी आपके प्रोग्राम के लिए। वो फिर से अपने काम की तरफ मतवज्जो हो गया। हजीमा को इस पर इस बार गुस्सा आ गया। अगर इसके बस में होता तो वो इसे अभी फारिग कर देती, लेकिन ऐसा वो कर नहीं सकती थी। लेकिन इसने सोच लिया था कि अब वो इसे मुखातिब नहीं करेगी। हजीमा अफंदी के साथ घर के लिए निकली हजीमा फारिस अफंदी के साथ घर के लिए निकली थी। वो भी अपने रूम से निकला। फारिस अफंदी इससे बातों में मशगूल हो गई। हजीमा को कोफत ने आन केरा। बाबा मैं चलती हूँ, आप आ जाइएगा। ठीक है बेटा, आप चलो, मैं अभी आता हूँ। हजीमा एक नज़र शामिर पर डालकर वहाँ से निकल गई। इसे गाड़ी में बैठे काफ़ी देर हो गई थी, लेकिन फारिस अफंदी नहीं आए। आखिर वो गाड़ी से बाहर निकल आई। इसके मोबाइल पर इसकी बेहतरीन दोस्त परी की कॉल आ गई थी। वो इसके साथ बातों में मसरूफ़ हो गई। इससे बात करते हुए इसने देखा फारिस अफंदी और शामिर दोनों चले आ रहे थे। वो अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ गया, जबकि फारिस हजीमा की तरफ आ गए। वो जानते थे कि वो इनसे सख्त नाराज़ होगी। शामी ने गाड़ी मोड़ते हुए हजीमा की तरफ देखा, जो इसे कड़े तेवरों से घूर रही थी। फारिस अफंदी इसके सर पर बोसा दे रहे थे और इसे मनाकर गाड़ी में बैठा रहे थे। शामिर को किसी की याद आई। इसने सर झटका और गाड़ी आगे बढ़ा दी। वो घर पहुंचा तो रात के 8 बज रहे थे। इसने फ्लैट का दरवाज़ा खोला तो अंदर कमरे से आसमान के रोने की आवाज़ आ रही थी। वो लाउंज में सोफे पर बैठकर जूते उतारने लगा। वो थोड़ी देर आसमान की रोने की आवाज़ सुनता रहा, फिर उठकर कमरे में आ गया। इसने इसे उठाया तो बच्चा भी इसकी बाहों में आकर खामोश हो गया। तभी वॉशरूम के दरवाजे से मुलाजिमा बाहर निकली। सामने शामिर को देखकर वो घबरा गई। वो साहब मैं वुजू करने गई थी। शामिर ने इसे घूरा। इसे चुप करवा के जाती ना। अब जाओ, इसके लिए फीडर ले आओ। वो अरशमान को उठाए माँ के कमरे में आया। इनके आगे सर रखा तो उन्होंने शफकत से इसके सर पर हाथ रख दिया। बेटा वो सकीना कहाँ है? उन्होंने मुलाजमा के बारे में पूछा। बच्चा कब से रो रहा है, मैंने आवाज़ें भी दी, लेकिन वो पता नहीं कहाँ थी। अम्मा वो वॉशरूम में थी। तभी मुलाजमा फीडर लेकर आ गई। वो जाने लगी तो शामी ने इसे बैठने के लिए बोला। देखिए सकीना आपा, अगर आप घर का काम और बच्चे को नहीं संभाल सकती तो आप गांव से अपनी बेटी को बुला लें, लेकिन आज के बाद बच्चे से लापरवाही नहीं बरतिएगा। वो सर हिलाती हुई बाहर निकल गई। अर्शमान फीडर पीते हुए इसकी बाहों में ही सो गया। वो इसे लेकर अपने कमरे में आ गया। इसे बेड पर डालकर इस पर कंफर्ट डालकर वो खड़ा हुआ तो इसकी नज़र अपने बेड के ऊपर दीवार पर तस्वीर को देखने लगा। तस्वीर को देखते हुए इसकी बाएं आंख से एक आंसू निकला और इसकी दाढ़ी में गुम हो गया। तभी दरवाजे पर दस्तक देकर मुलाजमा अंदर आई। साहब, बेगम साहबा खाने पर आपका इंतजार कर रही हैं। शामिर मलिक मुल्क शामिर मलिक नामवर सहाफ़ी मलिक फ़रदौस और ज़किया बेगम का इकलौता सपूत था। गांव में इसकी बहुत सी ज़मीनें थी, लेकिन शामिर को गांव में कोई दिलचस्पी नहीं थी। इसे पढ़ने का बहुत शौक था, इसलिए वो शहर चला आया। इसकी पढ़ाई के दौरान ही एक एक्सीडेंट में इसके वालिद का इंतकाल हो गया और वालदा ज़किया बेगम माजूर हो गई, तो वो इन्हें अपने साथ शहर ही ले आया और एक कुल वक्ती मुलाजमा भी रख ली। 3-4 सालों में इसने अपना एक अलग मुकाम बना लिया था और फिर से इसे गांव की यासत आई। गांव में इसकी बचपन की मंग थी। हया अपने नाम की तरह हयादार, मैट्रिक पास, सुलझी हुई इसकी सगी पुप्पो की बेटी थी। इन लोगों ने तो सोचा था कि शामिर अब अफसर बन गया है, वो कहाँ इनकी बेटी से शादी करेगा, लेकिन इनकी हैरत की इंतहा न रही जब शामिर अपनी वालदा को लेकर इनके घर गया और ज़किया बेगम ने बहुत चाह से हया को अपने शामिर की दुल्हन बनाकर शहर ले आए। हया की शामिर की ज़िंदगी में आई। इसे लगा कि वो दुनिया का अमीर तरीन आदमी है। वो कम पढ़ी लिखी थी। इसे शहर में रहने वाले लोगों के बहुत से तौर तरीके नहीं आते थे, लेकिन वो शामिर की पसंद थी। इसने शामिर को और इसके घर को मुकम्मल कर दिया था। शामिर को अब अम्मा की भी फिक्र नहीं रही थी। अब वो घर में अकेली नहीं थी। शादी के चौथे माँ डॉक्टर ने इन्हें खुशखबरी सुनाई कि वो माँ बनने वाली। वो बहुत खुश थी और शामिर इसकी खुशी में खुश था। इसके कॉलेज लाइफ में बहुत सी खूबसूरत लड़कियां इसकी ज़िंदगी में आई। बहुत सारी लड़कियों खुद इसकी तरफ पेशकदमी की, लेकिन शामिर ने कभी किसी लड़की को लिफ्ट नहीं करवाई। इसका रिजर्व सा रवैया देखकर लड़कियां खुद ही पीछे हट जाती थी।
जो जो दिन गुजर रहे थे, हया की तबीयत ख़राब रहने लगी थी। डॉक्टर्स कहते थे कि वो बहुत कमज़ोर है और इसे खून की कमी है। शामिर इसका हर तरह का ख्याल रखता था। इसने ऑफिस जाना भी कम कर दिया था। वो सिर्फ शाम को 2 घंटे के लिए जाता था। आज भी वो प्रोग्राम ख़त्म करके घर के लिए निकल रहा था, तभी ज़किया बेगम की कॉल आई कि हया की तबीयत ख़राब है, तुम जल्दी से घर आ जाओ। वो आंधी तूफान की तरह घर पहुंचा। हया की हालत देखकर इसके हाथ पांव फूल गए। वो दर्द की शिद्दत से तड़प रही थी। इसने इसे बाहों में उठाया और गाड़ी में डालकर हॉस्पिटल पहुंचाया। 3 घंटे लेबर रूम में रहने के बाद डॉक्टर ने बताया कि इन्हें ऑपरेशन करना पड़ेगा, लेकिन माँ और बच्चे को कुछ भी हो सकता है, इसलिए आप यहाँ लिख कर दें। अगर ऐसा कुछ हुआ तो हॉस्पिटल इसका जिम्मेदार नहीं होगा। शामी ने दस्तक की और बोला, डॉक्टर प्लीज़ मेरी मिसेस को बचा लें। डॉक्टर ने इसे हौसला दिया और ऑपरेशन थिएटर की तरफ बढ़ गई। 1 घंटे के बाद एक सेहतमंद बच्चा कंबल में लिपटा हुआ डॉक्टर ने लाकर शामिर की गोद में दिया। मिस्टर शामिर, अल्लाह को ऐसे ही मंजूर था, हम माँ को नहीं बचा सके। शामिर को कुछ होश नहीं था कि वो कैसे घर पहुंचा और कब तदफीन हुई। 1 हफ्ता गांव में रहने के बाद वो वापस शहर आ गया। 2 माह तो वो घर पर ही रहा। इसे कुछ भी करने का दिल नहीं करता था। फिर 2 माह के बाद गांव से फूफो आई और शमान से मिली तो उन्होंने शामिर को समझाया, मरने वालों के साथ मरा नहीं जाता, तुम्हें जीना है, तुम्हारी माँ है बेटा। मुझे देखो, मैं माँ होकर भी अल्लाह की दी हुई आजमाइश समझकर सब्र कर चुकी हूँ। इनकी बातों का ही असर था कि पूरे 2 माह के बाद शामी ने दोबारा से ऑफिस ज्वाइन किया। फारस अफंदी अपनी बेगम ज़ायरा अफंदी के साथ बैठे नाश्ता कर रहे थे, तभी इनकी लाडली बेटी हजामा वहाँ आई। ब्लू जीन्स पर ब्लू कलर की ही शर्ट पहने, बालों को ढीला सा जूड़ा बनाए वो ऑफिस जाने के लिए तैयार थी। बाबा चले? नहीं बाबा की जान, आप जाओ, मैं बाद में आऊँगा। ओके, अल्लाह हाफिज़। इसने आकर ज़ायरा बेगम के गाल पर एक बोसा दिया और अपना बैग लिए निकल गई। ऑफिस के मरकज़ी दरवाजे से अंदर दाखिल होते हुए बस एक पल के लिए इसने दरवाजे पर खड़े सिक्योरिटी गार्ड को सलाम किया और इनकी तरफ देखते हुए दरवाज़ा धकेला और ठीक इसी वक्त शामिर भी बाहर आ रहा था। अज़ैमा ने जो ही आगे मुड़ी, इसका सर जाकर शामिर के चौड़े सीने से जा टकराया। एक सरात से भी पहले शामी ने अज़ैमा का सर पीछे किया और गुस्से में धाड़ा, हेलो मैडम, होश में रहकर चला करें। जी मैं होश में ही हूँ, अलबत्ता आपको लगता है सुबह सुबह हवाई घोड़े पर सवार है। शामी ने हजामा की चेहरे पर एक कहर बरसाती नजर डाली और बाहर निकल गया। हजामा आज सारा दिन बहुत बिजी रही। इसने तमाम प्रोग्रामों को जायजा लिया और सबके साथ मीटिंग करके इनके फॉर्मेट में थोड़ी बहुत तब्दीली की, मासवाए शामिर के प्रोग्राम के। वो अपना सामान समेट रही थी, तभी शामिर किसी आंधी तूफान की तरह हजामा के रूम में दाखिल हुआ और इसके आगे एक फाइल फेंकी। मिस, आपकी हिम्मत कैसे हुई कि आप मुझे शामिर मलिक को डिटेक्शन दें? वो बहुत गुस्से में था। हजामा ने भी इस पर एक कसक नज़र डाली और फाइल उठा ली। उसने फाइल पर एक नज़र दौड़ाई और शामिर की तरफ सवाल नज़रों से देखा। क्या है ये? यही मैं आपसे पूछने आया हूँ, क्या है ये? देखिए मिस्टर, ये मैंने आपको नहीं भेजी, वैसे भी मेरी उर्दू की लिखाई इतनी अच्छी नहीं है। शामिर ने इसे मशकूर नज़रों से देखकर हजामा के हाथ से फाइल लेकर बाहर निकल गया। पीछे हजामा एक सरदार भरकर अपनी सीट पर गिर गई। वो अपने दिल से परेशान हो गई थी। जो सुबह इसकी आंख खुलने से रात के सोने तक बस हर वक्त एक ही बात कहता था कि इसे शामिर मलिक चाहिए, और वो रोज़ इसको थपक थपक कर सुला रही थी, लेकिन वो नहीं जानती थी कि इस दिल इस शख्स के पीछे और कितना इसे ख्वार करेगा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप रहीम बाबा? मैं ठीक हूँ बेटा, आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है। बेटा आज आप लेट हो गई हैं। जी वो बस वैसे ही। शामिर को समझ नहीं आई कि क्या जवाब दूँ। वो आगे बढ़ गया। अपने ऑफिस में आकर भी वो उलझा उलझा सा बैठा रहा। मामा की रोज़ की एक ही तकरार, इसे तकरार से वो तंग आ गया था। देखो शामिर, बच्चे के लिए ही सही, लेकिन शादी कर लो। तुम कब तक मुलाजमों के सर बच्चे को छोड़ोगे? अम्मा, मुझसे इस बारे में दोबारा मत कहिएगा। मैंने शादी नहीं करनी। मेरी शादी एक बार हो चुकी है और अब बस मेरी ज़िंदगी में अब शादी कहीं नहीं है। तभी दरवाजे पर दस्तक देकर जामा अंदर दाखिल हुई। शामिर अपने ख्यालों से बाहर आया। इसे इस वक्त इसका आना बहुत बुरा लगा था। जी फरमाइए मैडम, कैसे आना हुआ? जी मिस्टर शामिर, आज बाबा ऑफिस नहीं आए और ये उन्होंने आपके लिए फ़ाइल भेजी है। हजामा ने एक फ़ाइल शामिर की तरफ बढ़ाते हुए कहा, ये किसी और के हाथ भी मेरे रूम में भिजवा सकती थी। शामिर ने कड़े तेवरों से घूरते हुए कहा। हजामा का चेहरा जिल्लत के एहसास से सुर्ख पड़ गया। वो अपनी जगह से आगे बढ़ी, अपने दोनों हाथ टेबल पर रखकर शामिर की तरफ झुककर बोली, मिस्टर शामिर, आप बहुत खुद पसंद और घमंडी इंसान हैं। ये कहकर वो कमरे से निकल गई। बाहर निकलते हुए उसने दरवाज़ा इतने ज़ोर से बंद किया कि सब लोग खामोश होकर हजामा को देखने लगे, जो बहुत गुस्से में अपने रूम की तरफ बढ़ गई। हजामा का दिल कह रहा था कि वह सबको तहस नहस कर दे, लेकिन वो अपना तमाशा नहीं बनवाना चाहती थी, इसलिए कमरे में मुठिया बिंजे यहाँ से वहाँ चक्कर लगा रही थी। फारिस अफंदी ने हजामा की पाकिस्तान आमद और इसके चैनल ज्वाइन करने की खुशी में अपने घर पर एक पार्टी रखी थी।
पार्टी घर के लॉन में रखी गई थी। पूरा फंदी हाउस इस वक्त रोशनी से जगमगा रहा था। सिक्योरिटी का भी सख्त इंतजाम किया गया था। मुल्क के नामुर सहाफ़ी अपनी बेगमात के हमरा मौजूद थे। सारे मेहमान आ गए थे, लेकिन जिसके लिए ये पार्टी रखी गई थी वो कहीं नहीं थी। बेहंगम सा लाइव म्यूज़िक चल रहा था, फरमाइशी गाना था जो कि अक्सर लोगों को पसंद नहीं आ रहा था। ज़ायरा फंदी और फारिस अफंदी एक एक मेहमान के पास जा रहे थे, तभी गेट से अंदर शामिर अंदर दाखिल हुआ। फारिस अफंदी जल्दी से इसकी तरफ बढ़े, उससे बहुत गर्मजोशी से मिले। बहुत खुशी हुई, शामी तुम आए। शामी ने आने से इनकार कर दिया था, लेकिन फारिस अफंदी के मजबूर करने पर वो चला आया। तभी एक साइड पर बैठे फनकार ने नया गाना शुरू किया, सात समंदर पार गई मैं, खुद की नहीं रही मैं। तभी एक साइड से ग्रीन कलर की साड़ी में मलबूस हजामा आती दिखाई दी। इसकी पहली नज़र शामिर पर ही पड़ी। शामिर भी इसे ही देख रहा था। हजामा के देखने पर इसने नज़रें फेर ली। वो आज की पार्टी की जान थी, हर नज़र आकर इस पर ही रुक रही थी। वो अपनी जानदार मुस्कुराहट से हर किसी को अपने शहर में जकड़ रही थी। हजामा की ड्रेसिंग देखकर शामिर को और भी बुरी लगी। जिसके ब्लाउज से इसकी कमर और पेड़ नुमाया नजर आ रहे थे, स्लीवलेस बाजू से इसके सफ़ेद बाजू नुमाया हो रहे थे। शामिर एक साइड पर जाकर बैठ गया, जहाँ से वो किसी को नजर नहीं आ रहा था। हजामा को देखकर शामिर की रग रग में इसके लिए नफरत बढ़ रही थी। इसे खुद भी समझ नहीं आ रही थी कि वो इसे क्यों इतनी बुरी लग रही थी। हजामा की नज़र न चाहते हुए भी इसे ही ढूंढ रही थी। फिर वो इससे एक कोने में बैठा नजर आ ही गया। खाने का दौर चला तो हजामा फारिस अफंदी के पास है। चचा, आपका चहीता एंकर कोने में बैठा है, इसे भी खाने के लिए ले आए। वो हजामा की बात पर खुलकर हंसे, मेरा चहीता, और शामिर की तरफ चले गए। खाने के बाद फारिस अफंदी, शामिर और कुछ नामों सहाफ़ी अपनी बातों में मगन थे। तभी वहाँ हजामा चली आई। आओ हजामा, तुम भी अपनी राय दो मौजूदा हुकूमत के बारे में, इसकी कारकर्दगी के बारे में। सर, आप सब लोगों की मौजूदगी में मैं क्या कहूँ, बस इतना कहूँगी कि इस हुकूमत को भी वक्त दें, जैसे इससे पहले की पार्टीज को हम 30-30 साल दे चुके हैं। जो काम वो लोग 30 साल में नहीं कर सके, वो हम चाहते हैं ये हुकूमत कुछ दिनों में कर ले। और इतने दिनों में शामिर को इसकी ये वाहद बात थी जो अच्छी लगी थी। आज हजामा को एक नामोर टीवी चैनल के प्रोग्राम में एक एक्सपर्ट के तौर पर बुलाया गया था। हजामा के साथ कुछ हुकूमती और कुछ अपोजिशन के लोग भी मौजूद थे। ये अपनी तर्ज का एक यूनिक प्रोग्राम था, जिसमें बजाय एंकर के तंदो तेज सवालात की जगह नाजरीन को बुलाया गया था, ताकि लोग अपने नुमाइंदे से आमने सामने बात कर सके। हजामा प्रोग्राम शुरू होने से कोई 10 मिनट पहले पहुंची थी। प्रोग्राम की डायरेक्टर हानिया मीर हजामा की बहुत अच्छी दोस्त थी। वेलकम हजामा। थैंक यू। कैसी हो? मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? मैं भी ठीक हूँ। तुम अकेली आई हो? क्यों, किसी और को भी आना था साथ? क्यों, तुम्हें नहीं पता आप लोगों के चैनल से शामिर सर भी आ रहे हैं, है ना? मैं तो घर से आई हूँ, तो वो आ रहे होंगे। थोड़ी देर के बाद ही शामिर भी वहाँ चला आया। वो शायद जानता था कि वो यहाँ आने वाली है। हजामा इसे देखकर अपनी दूसरी तरफ मौजूद शख्सियत के साथ बातों में मसरूफ हो गई। शामिर इसकी बराबर वाली सीट पर बैठ गया। एंकर मसूद अहमद प्रोग्राम का आगाज़ किया तो हजामा सामने की तरफ देखने लगी। इसने इधर उधर नज़र घुमाते हुए गैर इरादी तौर पर शामिर को देखा। वो भी इसे ही देख रहा था। इससे पहले हजामा अपनी नज़रों का जावे बदलती शामिर के सर की जनिश से हजामा को सलाम किया। हजामा ने बीसी के अंदाज में जवाब दिया और सामने देखने लगी। प्रोग्राम के दौरान अपोजिशन पार्टी के समी खान किसी बात पर उलझ कर हजामा को बुरा भला कहने लगे। देखिए मोहतरमा, आपको अभी पाकिस्तान आए हुए अभी जुम्मा 8 दिन नहीं हुए, और आप क्या जानती हैं पाकिस्तान में पिछले 3 साल से क्या हो रहा है? इनकी बात का जवाब देने के बजाय हजामा ने मुंह खोला ही था कि इससे पहले ही शामिर बोल पड़ा। देखिए सर, बेशक हम लोग पाकिस्तान से दूर हैं, लेकिन हम यहाँ के बारे में तमाम मालूमात रखते हैं। और ये कौन सा कोई चांद पर गई थी जहाँ पर दुनिया के बारे में न्यूज़ नहीं पहुँचा रही थी? 2 घंटे के प्रोग्राम में खूब गर्मा गर्मी हुई। हर प्रोग्राम के बाद शामिर वहाँ से निकल गया। इस प्रोग्राम के बाद शामिर वहाँ से निकल गया। जबकि हजामा ड्राइवर का इंतजार करने लगी, तभी इसने शामिर को दोबारा अंदर आते देखा। हजामा, आप आइए, मैं आपको ड्रॉप कर देता हूँ। मैंने सर से कहा था कि मैं आपको ड्रॉप कर दूंगा। नहीं, आपको तकलीफ़ होगी, मैं पापा को कॉल कर दूंगी, वो ड्राइवर को भेज देंगे। नहीं, तकलीफ़ कैसी, आप आ जाइए। हजामा को अपना बैग उठाते देखकर वो आगे चल दिया। देखो साहब, देखो, मैं तुम्हें कह रही हूँ, मेरी डाइजेस्ट मुझे वापस जल्दी से वापस कर दो। अच्छा, डाइजेस्ट चाहिए? रोहिना ने ज़ोर शोर से सर इस बात में हिलाया। ओके, अगर डाइजेस्ट चाहिए तो पहले मुझे पकोड़े बना के दो। मरती क्या ना करती। रोहिना चुपचाप सहन के कोने में बने छोटे से किचन की तरफ चल दी, क्योंकि अगर ताई राबिया को रोहिना के डाइजेस्ट पढ़ने का पता चल जाता तो इसकी खैर नहीं थी। रोहिना ने प्राइवेट बीए किया हुआ था। वो अपने गांव में मौजूद वाहद प्राइवेट स्कूल में पढ़ाती थी। इसी स्कूल में इसकी दोस्त सुमेरा भी थी, जिसका भाई शहर में पढ़ाता था। वो शहर से इसके लिए किताबें और डाइजेस्ट लाता था, और रोहिना इससे लेकर पढ़ती थी। रोहिना की माँ इससे पैदा
होते ही इस दुनिया से चल दी। वो बाप तो था ही नशी, कभी गांव के किसी कोने में पड़ रहा होता तो और कभी कहाँ। रोहिना को इसकी ताई ने ही पाला था। ताई राबिया और ताया हमीद का अपना ही एक बेटा साथ था। ताया की अपनी परचून की दुकान थी जिससे अच्छा मुनाफा हासिल होता था। इस तरह इनका गुजर बसर अच्छा था। साथ शहर में पढ़ता था। वो पढ़ाई में बहुत अच्छा था। वो जर्नलिज्म में मास्टर्स कर रहा था। इन दोनों के कोई सगा भाई बहन नहीं था, इसलिए वो दोनों एक दूसरे का बहुत ख्याल रखते थे। साथ बिल्कुल बड़े भाइयों की तरह पेश आता था। रोहिना से ताई का रवैया भी ठीक होता था। वो इससे कुछ भी नहीं कहती थी, लेकिन रोहिना के बाप को घर के अंदर दाखिल नहीं होने देती थी। रोहिना पहले पहले अपने बाप को ताई से छुपाकर रोटी दे देती थी, और फिर इसने साथ से बात की तो वो इन्हें अपने साथ शहर ले गया और इन्हें अस्पताल में भर्ती करवा दिया। साथ ने इसे बताया था कि वो अस्पताल वालों को हर माह अच्छे खासे पैसे देता है। वो आज बहुत दिनों के बाद सुमेरा से मिलने आई थी। तुम्हें पता है, साथ बता रहा था, अब्बा को वहाँ बहुत अच्छा खाना भी देते हैं। चलो अच्छा है, तुम्हारी फिक्रें तो खत्म हुई। हज़ैमा घर पहुंची तो इसके लिए सरप्राइज था। सामने इसका भाई सिकंदर था। वो दोनों पूरे 6 साल के बाद मिल रहे थे। भैया कहकर हज़ैमा सिकंदर के गले लगी। इसकी आंखों में आंसू आ गए। वो शायद अब भी ना आता अगर इसे अपनी कसम ना देती तो। सिकंदर ऑक्सफोर्ड का पढ़ा था। आज से 7 साल पहले जब वो लंदन से लौटा तो फारिस अफंदी ने इसके आने की खुशी में बहुत बड़ी पार्टी रखी। इस पार्टी में सिकंदर को फारिस अफंदी के बिजनेस हरीफ सुफियान खानजादी की हसीनो जमील बेटी रूहा पसंद आ गई। जब सिकंदर ने बाप से पसंदगी का इजहार किया तो उन्होंने कहा कि वो ऐसा सोचे भी मत, वो इस लड़की को अपनी बहू कभी नहीं बनाएंगे। भैया आप जानते हैं, आपकी वजह से मम्मा दिन रात रोती रही हैं। भैया आपने मम्मा के साथ अच्छा नहीं किया। आपके इख्तलाफात पापा के साथ थे तो आपने इसकी सज़ा मम्मा को क्यों दी। फारिस इस वक्त गोद में लैपटॉप रखे दोनों टांगे सामने टेबल पर रखी अपने काम में मसरूफ था। हज़ैमा मैं खुद को सज़ा दे रहा था, माँ बाप की नाफरमानी की सज़ा। मैं बाबा का कहा नहीं माना तो अल्लाह ने मुझे इसकी सज़ा भी दी। जिस लड़की के लिए मैंने बाबा की नाफरमानी की वो लड़की मुझे से मेरे स्टेटस की वजह से प्यार करती थी। तभी मेन गेट से अंदर फारिस अफंदी दाखिल हुए। सिकंदर और हज़ैमा इन्हें देख कर खड़े हो गए। फारिस अफंदी जल्दी से आगे बढ़े और आकर सिकंदर के सामने खड़े हो गए। कैसे हो सिकंदर? आज मेरे इस घर में कैसे आना हुआ जिसे तुम एक लड़की के लिए धुतकार कर चले गए थे? बाबा प्लीज़। हज़ैमा ने आगे बढ़कर फारिस अफंदी को रोकना चाहा, लेकिन सिकंदर ने इसे रोक दिया। कितने दिन के लिए आए हो? मेहमान की तरह आए हो तो मेहमान की तरह ही वापस भी चले जाना। जो बेटे जवानी के जोश में माँ बाप को इंतज़ार की सूली पर लटका कर चले जाते हैं ना, ऐसे बेटों से ना होना बेहतर है। सिकंदर इस वक्त तैयार था। वो आज वापस अमेरिका जा रहा था। इसका ख्याल था कि फारिस अफंदी इसे माफ़ कर देंगे, लेकिन वो गलत था। वो इनका जो दिल दुखा चुका था, इसके बाद शायद इतनी जल्दी से माफ़ी नहीं मिलनी थी। हज़ामा भागती हुई स्टडी में आई जहाँ सिकंदर अफंदी बैठे बज़ाहिर मुताले में मसरूफ़ थे, लेकिन दर हकीकत इनकी सारी तवज्जो बाहर हो रही गुफ्तगू पर थी। जहाँ पर ज़ारा बेटे के लिए रो रही थी और वो इनके कदमों में बैठा इन्हें अपने वापस आने की यकीन दहानी करवा रहा था। बाबा प्लीज़ भैया को रोक लें, हज़ामा ने रोते हुए फारिस अफंदी के घुटनों पर हाथ रखते हुए कहा। नहीं हज़ामा, इससे जाने दो। मैं इसे माफ़ नहीं कर सकता। इसकी वजह से मैंने लोगों की बहुत सी बातें सुनी हैं। मैं दोबारा से इस कंडीशन से गुजरूं। बाबा प्लीज़, आपको मेरी कसम। हजामा फारिस फंदी ने हैरानगी से हजामा को देखा। बाबा प्लीज़, फिर तुम मेरी एक बात मानोगी? मैं आपकी बहुत सारी बातें मानूंगी, नहीं सिर्फ एक। ओके बोलें, कौन सी? अभी नहीं, वक्त आने पर बताऊंगा। ओके फिर चलें बाहर, भैया को रोक लें। फारिस अफंदी और शाह मीर मलिक आमने सामने बैठे थे। फारिस अफंदी की बात सुनकर शाह मीर मलिक होंठ पीछे बैठा था। इसके समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे। सर ठीक है, लेकिन आप जानते हैं कि मैं एक बेटे का बाप हूँ। मैं तुम्हारे बारे में सब जानता हूँ। ठीक है फिर लेकिन ये सब बिल्कुल सादगी के साथ होगा, और हमारे सर्कल में आपके और माँ बहन इस रिश्ते के बारे में किसी को भी फ़िलहाल नहीं पता चलना चाहिए। ठीक है, मुझे इस पर कोई इतराज़ नहीं है, जैसा आप चाहें। सर आपकी बेटी को वही ज़िंदगी गुजारनी होगी जो मैं अफोर्ड कर सकता हूँ, ऐसा ही होगा। दुल्हन बनी हज़ैमा मौलवी साहब के मुंह से निकलने वाले नाम पर शर्दर थी। इससे तो फारिस अफंदी ने सिर्फ ये कहा था कि वो इनके पसंद किए लड़के से शादी करेगी, लेकिन इनकी पसंद ये थी। हज़ैमा फारिस आपको शाह मीर मलिक से निकाह 20 लाख रुपए हक महर कबूल है। मौलवी साहब ने अपने अल्फाज दोहराए। हज़ैमा ने अपने दाएं तरफ बैठी माँ की तरफ देखा और अपना सर झुका दिया। शाह मीर की तरफ से इसकी अम्मा, फूफा और कुछ दोस्त शामिल हुए थे। फारिस अफंदी ने भी अपने कुछ करीबी दोस्तों को बुलाया था। हज़ामा सिकंदर, तुम अब फारिस सिकंदर की बेटी नहीं बल्कि शामिर मलिक की बीवी हो। तुम्हें अपना लाइफस्टाइल बदलना पड़ेगा और तुम अब वो करोगी जो मैं चाहूँगा।
ये कहकर वो मगरूर शख्स अपने कपड़े लेकर वॉशरूम में घुस गया और दुल्हन के रूम में सजी सवरी बैठी हजामा सोच रही थी कि इसके बाबा ने क्या देखकर इससे इस शख्स के पल्ले बांध दिया था। वो अपनी सोचों में गुम थी, तभी जोर से वॉशरूम का दरवाज़ा बंद करता हुआ शामिर बाहर आया। इसने हजामा के इस रूप से उलझन हो रही थी। वो बेचैन हो रहा था कि कहीं वो इस लड़की के इस रूप से हार ना जाए। वो जैसे नफरत का दावेदार था, लेकिन ये तो वक्त ही बताएगा कि इसे इस लड़की से इश्क होने वाला था। शामी ने दोनों मुठ्ठियां बींची और आवाज में नागवारी समोए बोला, अब जल्दी से बेड खाली करो, मुझे नींद आ रही है। हजामा ने इस शख्स की तरफ सर उठाकर देखा और आस्था से बेड से उठ गई, लेकिन जल्दी में इसका पांव लहंगे में अटकने की वजह से आगे को गिरी और बिल्कुल गैर इरादी तौर पर शामिर ने इसे थाम लिया। शामिर के एक हाथ हजामा की कमर पर, बल्कि दूसरे हाथ से इसने इसे कंधे से पकड़ रखा था। हजामा ने डर की वजह से आंखें बंद कर ली थी। शामी ने इस नज़र इसकी बंद आंखों से होती हुई इसके लरजते हुए लबों पर रुकी और वो इसकी तरफ झुका, लेकिन इससे पहले ही हजामा ने आंखें खोली, जिनमें हैरत ही हैरत थी। हजामा की खुली आंखें देखकर शामी ने इसे झटके से अपने से दूर किया और आगे बढ़कर सरता कंबल तान कर सो गया। लाइट बंद कर देना प्लीज। शामिर की इस बात पर हजामा ने इसकी तरफ मुड़कर देखा, लेकिन वो कंबल वापस मुंह पर रख चुका था। हजामा ड्रेसिंग रूम से बाहर आई तो लाइट ऑफ थी। बाहर से हल्की हल्की रोशनी आ रही थी। हजामा ने एक नज़र बेड पर बेगम सोए शामिर पर डाली और सामने पड़े सोफे पर पांव पसार कर बैठ गई। इसका रोने धोने का कोई इरादा नहीं था, क्योंकि वो कोई आम लड़की तो नहीं थी जो अपनी शादी के पहली रात अपने शौहर के ठुकराए जाने का गम मनाए। वो तो सोच रही थी कि वो सुबह सवेरे शामिर से पहले ही ऑफिस के लिए निकल जाएगी। यही कुछ सोचते हुए न जाने कब इसकी आंख लगी। इसकी आंख खटके से खुली। इसने देखा कि शाह मीर वुजू करके वॉशरूम के दरवाजे से निकल रहा था। वो हजामा पर एक नज़र डालकर नमाज पढ़ने के लिए निकल गया। हजामा ने वक्त देखा तो 4 बज रहे थे। वो उठी, वुजू किया, जायनमाज बिछाकर नमाज के लिए खड़ी हो गई। नमाज पढ़कर काफ़ी देर वो खाली दिमाग के साथ बैठी रही। कुछ देर के बाद इसने दुआ के लिए हाथ उठाए। ऐ मेरे रब, ऐ सारी कायनात के मालिक, दिन को रात में और रात को दिन में बदलने वाले, ज़िंदगी और मौत के मालिक, हर चरिंद परिंद को अपनी कुदरत कामला से रिज़्क़ अता करने वाले, ऐ मेरे रब, मैं तेरी गुनाहगार बंदी हूँ, मुझे माफ़ फरमा दे। ऐ मेरे रब, मैं तेरी अदना सी बंदी हूँ, मुझे सीधे रास्ते पर चलने वालों में शामिल कर दे। तू अपने बंदों पर इनकी हिम्मत से ज़्यादा बोझ नहीं डालता है। मेरे रब, मेरे लिए बेहतर फैसला फरमा। जो तेरी चाहत है वही मेरी चाहत है, मुझे माफ़ फरमा। वो बेरब्त अल्फाज अदा कर रही थी। उसने दुआ ख़त्म करके जायनमाज़ उठाई तो देखा सामने शामिर बैठा गहरी नज़रों से इसे ही देख रहा था। हजामा नज़रें झुकाए कमरे से निकल गई, लेकिन बाहर आकर से समझ नहीं आई कि कहाँ जाए। वो वहीं पे खड़ी अपने आसपास का जायजा लेने लगी, तभी इसे अपने पीछे खड़के की आवाज़ आई। वो बिन देखे ही समझ गई कि कौन होगा। मेरे साथ आओ, ये कहकर वो आगे बढ़ गया। हजामा इसकी तलकीद में आगे बढ़ गई। किचन में दाखिल होकर शामी ने डाइनिंग की चेयर खसका कर आगे करके हजामा को बैठने के लिए बोला और खुद कॉफ़ी मेकर में कॉफ़ी बनाने लगा। हजामा इसे देखती रही और वो किसी माहिर की तरह कॉफ़ी बना रहा था। कॉफ़ी बनाकर 2 कप में डाली। इसने एक कप हजामा के आगे रखा, दूसरा कप अपने पास रखकर वो हजामा के सामने चेयर पर बैठ गया। देखो फारिस सर खुद मेरे पास आए थे, तुम्हारा रिश्ता लेकर आए थे। तुम्हारी जैसी लड़कियां मुझे कभी पसंद नहीं आई। मुझे सादा सी घरेलू सी लड़कियां पसंद है। मेरे कॉलेज और यूनिवर्सिटी दौर में भी बहुत सी लड़कियों ने मेरी ज़िंदगी में शामिल होने की कोशिश की, लेकिन मैंने किसी की हौसला अफजाई नहीं की। मेरी ज़िंदगी में तुमसे पहले मेरी ज़िंदगी में वाहिद लड़की मेरी महबूब बीवी हया थी, लेकिन ज़िंदगी ने इसे इतनी मोहलत नहीं दी कि वो और मैं एक साथ तवील सफ़र के मुसाफिर बने। और वो और भी बहुत कुछ कह रहा था, लेकिन जामा के दिमाग में इसके जुमले मेरी पहली बीवी के बाज़गश्त गूंज रही थी। वो अभी बातें कर रहा था, लेकिन जामा में और कुछ सुनने की सकत नहीं थी। वो वहाँ से भागती हुई आई और आकर वॉशरूम में बंद हो गई। शामिर को इसका इस तरह से जाना बहुत बुरा लगा था। वो समझता था कि फारिस अफंदी ने हजामा को सब कुछ बताकर इसकी शादी शामिर से की है। वो अपनी कॉफ़ी ख़त्म करके अपनी माँ के रूम में आके, जहाँ इसका लाडला सो रहा था, वो माँ के बराबर लेट गया और अपने बेटे को अपनी बाहों में लेकर गहरी नींद सो गया। हजामा वॉशरूम में काफ़ी देर होने के बाद बाहर आई तो कमरा खाली था। वो वापस लॉन्च में आई तो किचन से खटपट की आवाज़ें आ रही थी। वो किचन में गई तो वहाँ एक दरमियानी उम्र की औरत और एक 19-20 साल की लड़की नाश्ता बनाने में मसरूफ थी। हजामा को देखकर लड़की ने जल्दी से सलाम किया। इसकी आवाज़ पर औरत भी पलटी। सलाम बीबी जी। वालेकुम सलाम। बीबी जी आपको कुछ चाहिए है? नहीं, आप अपना काम करें। बीबी जी। हजामा बाहर जाने लगी तो दरमियानी उम्र की औरत ने से पुकारा, बीबी जी आपको बड़ी बेगम साहब अपने कमरे में बुला रही हैं। वो कह रही थी कि आप जागे तो आपको इनका पैगाम दे दूं। ओके। वो मुख्तसर जवाब देकर पलट गई। इसने कमरे के बाहर आकर 2-3 लंबे सांस लिए, दस्तक देकर कमरे में दाखिल हुई।
अस्सलाम वालेकुम अम्मा। वालेकुम सलाम, कैसी हो बेटा? जी ठीक हूँ। ये कहकर वो इनके सामने चेयर पर बैठ गई। वो नज़रें झुकाए बैठी रही। शामिर तुम्हारे पापा की बहुत तारीफ करता है, वो इसे बिल्कुल अपने बेटे की तरह चाहते हैं और अब तो उन्होंने इसे अपना बेटा ही बना लिया, अपनी लाडली बेटी को उसकी ज़िंदगी में शामिल करके। वो इनकी बात पर बस मुस्कुराई। हजामा ने कमरे का जायजा लेने के लिए नजर दौड़ाई तो उसकी पहली नजर ये सामने बेड पर लेटे शामिर पर पड़ी, जो छोटे से बहुत खूबसूरत बच्चे को बाहों में लिए सो रहा था। हजामा इसे यकटक देखने लगी। खूबसूरत बाल इसके माथे पर बिखरे हुए थे, सोते हुए भी इसकी शख्सियत में एक मगरूर पर नजर आ रहा था। कसीर सिगरेट नोशी की वजह से इसके होंठ काले किए हुए थे। वो एक बहुत खूबसूरत वजीब मर्द था, कोई भी लड़की इसकी असीर हो सकती थी। वो इसे देखने में इतना मगन थी कि इसे एहसास ही ना हुआ कि वो जाग चुका है और अपनी दिलकश आंखों से इसे ही देख रहा था। हजामा की तवज्जो तब हटी जब अरशमान के रोने की आवाज़ आई। इसने देखा वो इसे ही देख रहा था। हजामा ने अपनी नज़रें फेर कर सामने देखा जहाँ जकिया बेगम बैठी थी, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। हजामा को शदीद किस्म की शर्मिंदगी ने आन घेरा। बेटा, शामिर बेड से उठकर अरशमान को उठाए हजामा के पास से बाहर निकलता चला गया और हजामा शर्मिंदगी के बायस तब तक वहाँ बैठी रही जब तक इसे मुलाजमा ने आकर नाश्ते के लिए नहीं बुलाया। वो मरे हुए कदमों के साथ बाहर आई, लेकिन इसे कुछ हौसला हुआ क्योंकि शामिर ने इसकी तरफ नहीं देखा। वो बुरी तरह से अपने नाश्ते की तरफ मतवज्जो था। हजामा ने जकिया बेगम के साथ वाली सीट संभाली जहाँ से वो शामिर की नज़रों से बच सके। शामिर ने अपना नाश्ता ख़त्म करके सकीना बी की तरफ मतवज्जो हुआ कि चाय रखने डाइनिंग टेबल तक आई थी। सकीना आपा, जब अरशमान उठे तो उसके कपड़े चेंज करवा दीजिएगा। इसके बाद वो हजामा की तरफ मुड़ा। आपने चलना है अपने बाबा की तरफ? जी नहीं। हजामा के इनकार पर इसने इसे गौर से देखा और गर्दन बात में हिलाता हुआ उठ गया। इसके उठते ही जकिया बेगम ने हजामा को भी उठने के लिए बोला। बेटा, शोहर को दरवाजे तक छोड़कर आते हैं। हजामा ने मरी हुई आवाज़ में जी कहा और शामिर के पीछे चल दी। फ्लैट के दरवाजे के बाहर शामिर रुका, पीछे मुड़कर पीछे से सर झुकाए आती हुई हजामा को देखा। इसके पास पहुंचने पर बोला, अम्मा ऐसे ही कहती रहती हैं, मैं इन्हें समझा दूंगा, आपको ये सब करने की जरूरत नहीं है। ये कहकर वो आगे बढ़ गया और हजामा वहीं खड़ी इसकी चौड़ी पुश्त को देखती रही जब तक वो आंखों से ओझल नहीं हो गया। शामिर मामूल के मुताबिक ऑफिस में पहुंचा। खिलाफ मामूल आज कुछ ज़्यादा चहल पहल लग रही थी। शामिर अपनी असिस्टेंट जोया बुखारी के पास थोड़ी देर रुका और इसे कुछ इंस्ट्रक्शन देकर आगे बढ़ गया। तभी जोया ने पुकारा, सर, आज फारिस सर ने सबको 9 बजे मीटिंग ऑफिस में पहुंचने के लिए बोला है। शामी ने अपनी घड़ी पर वक्त देखा तो 9 बजने में 10 मिनट बाकी थे। वो अपना बैग अपने रूम में रखकर मीटिंग रूम की तरफ चल पड़ा। मीटिंग रूम में इस वक्त सारे वर्कर्स मौजूद थे। शामिर को आता देखकर फारिस अफंदी ने बोलना शुरू किया, आज से इस चैनल की तमाम जिम्मेदारी मेरे बेटे सिकंदर अफंदी देखेगा और शामिर मलिक मैनेजिंग डायरेक्टर होंगे। फारिस अफंदी ने इशारे से शामिर को अपने पास बुलाया। शामिर बावकार से चाल चलता हुआ फारिस अफंदी के दाएं तरफ आकर खड़ा हुआ। फारिस अफंदी ने अपने हाथ से माइक शामिर की तरफ बढ़ाया। शामिर ने मजबूती के साथ माइक को पकड़ा और रुक रुक कर बोलना शुरू किया, अस्सलाम वालेकुम लेडीज़ एंड जेंटलमैन, आप सबका शुक्रिया यहाँ आने के लिए। फारिस सर, आपका शुक्रिया। शामी ने फारिस की तरफ थोड़ा सा झुककर इनका शुक्रिया अदा किया, लेकिन मैं खुद को इस ओहदे के काबिल नहीं समझता। इतना कहकर शामिर इस रूम से निकलता चला गया। अपने रूम में आकर इसने गुस्से से अपना कोट उतारा, अपनी सीट पर बैठ गया। वो मुठियां भींचता हुआ अपने गुस्से को कंट्रोल करने लगा। इसका जल्द से जल्द ये चैनल छोड़ने का इरादा था। इसे बहुत अरसे से बहुत से चैनल से ऑफर्स आ रही थी। शामिर का शुमार इन लोगों में होता है जो हद से ज़्यादा खुददार होते हैं। इसे फारिस अफंदी की ऑफर पसंद नहीं है। इसका ख्याल था वो इसे अपना दामाद होने की वजह से ये सीट दे रहे हैं। शामिर अपनी सोचों में उलझा बैठा था, तभी फारिस अफंदी दस्तक देकर अंदर दाखिल हुए। शामिर इनके तराम में खड़ा हो गया। फारिस अफंदी ने बैठकर चंद इधर उधर की बातें की, फिर वो मेन टॉपिक पर आए। शामिर, मैंने आपको जो आज ऑफ़र की वो मैंने आपको अपना दामाद होने की हैसियत से नहीं की, बल्कि आप इतने काबिल हैं कि आप किसी भी और चैनल में भी जाएं, वो तो आप इससे ज़्यादा डिज़र्व करते हैं। लेकिन अगर आपको ये बात बुरी लगी है तो मैं आपसे माज़रत ख़्वाह हूँ। नहीं सर, इसकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन हाँ, मुझे ये बात बुरी लगी है। चले, आगे से जब तक तुम नहीं चाहोगे ऐसा कुछ नहीं होगा। सर, मैं रिज़ाइन करना चाहता हूँ। शामिर, ये आप क्या कह रहे हैं? फारिस अफंदी ने हैरानगी से सवाल किया। सर, मेरा ख्याल है आपका और मेरा रिश्ता अब बदल चुका है और अब मेरा ख्याल है कि मेरा यहाँ काम करना मुनासिब नहीं है। वो कुछ देर सोचती नज़रों से शामिर को देखते रहे। जब वो बोले तो इनका लहजा हमवार था। वो अपनी सीट से थोड़ा आगे होकर शामिर की तरफ झुककर बोले, शामिर, मैं जानता हूँ तुम बहुत खुददार आदमी हो। मैंने तुम्हारे अंदर बहुत सी खूबियाँ देखी हैं, इसलिए मैंने अपनी बेटी तुम्हें सौंपी है। लेकिन मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ, चाहे जैसे भी हालात हों, तुम्हारे प्रोफेशन और पर्सनल लाइफ अलग ही रहेंगे। तुम्हारी मेरी और मेरी तुम्हें मेरी और मेरी फैमिली की तरफ से अगर कभी कोई बात ऐसी महसूस हुई जो तुम्हारे सोलों के खिलाफ हो, तुम बताए बगैर ये जॉब छोड़ सकते हो। शामिर ने इस बात में सर हिला दिया। इसके पास कहने के लिए कुछ भी नहीं था। फारिस अफंदी जाने के लिए खड़े हो गए। शामिर इनके तरह में खड़ा हो गया। फारिस अफंदी इसके पास आए, उसे गले से लगाया और बाहर निकल गए।
शामिर बहुत ही अजीब से एहसास से दो चार हुआ। शामिर घर पहुंचा तो हजामा जकिया बेगम के कमरे में इन्हें खाना खिला रही थी। शामिर अंदर दाखिल हुआ, इसने अपना सर इनके आगे झुकाया तो झुकता हुआ इसका सर हजामा के सर के साथ टकराया। वो जल्दी से पीछे हो गई। वो जकिया बेगम से मिलकर आयुष्मान के पास चला गया जो बेड पर लेटा था। इसने आयुष्मान को उठाते हुए एक नज़र हजामा की तरफ डाली जो अपना दुपट्टा ठीक करती हुई बेड से नीचे उतर रही थी। हजामा ने लेमन कलर की कमीज शलवार पहनी हुई थी जिस पर सफ़ेद रंग का धागे का काम किया हुआ था। शामी ने इससे आज पहली बार से कपड़ों में देखा था। वो बहुत अच्छी लग रही थी। खाना खाने के बाद शामिर आयुष्मान को उठाए कमरे में दाखिल हुआ तो हजामा अपने सोने के लिए सोफे पर जगह बना रही थी। शामिर बेटे को लेकर बेड पर लेट गया जबकि हजामा सोफे पर लेट गई। रात के किसी पहर बच्चे की रोने की आवाज़ से हजामा की आंख खुली तो उसने देखा कि शामिर आयुष्मान को उठाए कमरे में घूम रहा था। हजामा दुपट्टा ओढ़ती हुई उठी और शामिर से बच्चा लेने के लिए हाथ बढ़ाया तो उसने जल्दी से इसे दे दिया। हजामा को शर्मिंदगी सी हुई, क्या पता वो कब से बच्चे को चुप करवा रहा है। आप सो जाए, मैं इसे बाहर ले जाती हूँ, शायद इससे नींद नहीं आ रही। ये कहकर वो आयुष्मान को लेकर बाहर चली गई। शामिर थोड़ी देर बाहर से आवाज़ें सुनता रहा और जब बाहर से बच्चे की रोने की आवाज़ें बंद हुई तो लेट गया। जल्द ही इससे नींद ने आ घेरा। सुबह इसकी आंख खुली तो शमान को साथ लपेटे हजामा बेड पर सो रही थी। शामिर थोड़ी देर इन दोनों को देखता रहा। सोए हुए वो दोनों बहुत प्यारे लग रहे थे। अचानक शामिर को हया का ख्याल आया तो उसका दिल उचाट हो गया। शामिर तैयार होकर नाश्ते के लिए डाइनिंग रूम में आया तो जकिया बेगम ने हजामा के बारे में पूछा। अम्मा वो सो रही है, रात को शुमार होता रहा तो वो देर से सोई है। बेटा तुम रात को बच्चे को सकीना और रोजी के पास छोड़ दिया करो, अभी शादी को 2 दिन भी नहीं हुए और तुमने इस पर इतनी बड़ी जिम्मेदारी डाल दी है। शामी ने इस बात में सर हिलाया। आज तुम्हें छुट्टी है ना, तो इसे अपने मेके ले जाओ, ठीक है। वो कमरे में आया तो वो वॉशरूम से निकल रही थी। इसने लाल टॉप जो मुश्किल से इसके घुटनों तक आ रहा था और साथ जीन्स पहनी हुई थी। शामिर के अंदर नापसंदगी की एक लहर दौड़ गई। वो आईने के आगे खड़ी बाल बना रही थी। शामिर सीने पर हाथ बांधकर इसके पीछे जा खड़ा हो गया। हजामा इसकी तरफ मुड़ी तो शामिर ने इसे सर से पांव तक तनकीदी नजरों से देखा। ये क्या पहना है तुमने? हजामा ने एक नज़र अपने कपड़ों पर डाली और सोए नज़रों से शामिर की तरफ देखा। मुझे ऐसी औरतें बहुत बुरी लगती हैं जो खुद को नुमाइश के लिए दूसरे मर्दों के सामने पेश करती हैं। औरत का ऐसा लिबास ज़ेब तन करना चाहिए जिसे देखकर दिल से इसका एहतराम करने का दिल करे। हजामा आंखों में हैरत लिए इसे देखती रही। तुम पर कोई ज़बरदस्ती नहीं है, मैं तो सिर्फ अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे रहा था। ये कहकर वो पलट गया। दरवाजे के पास जाकर वो मुड़ा। मैं ये कहने आया था कि तुम तैयार हो जाओ, तुम्हारे बाबा की तरफ चलते हैं। कुछ सोचती हजामा ने इसकी बात पर सरस बात में हिलाया। थोड़ी देर के बाद हजामा तैयार होकर बाहर आए तो उसने ब्लैक कमीज शलवार पहनी हुई थी जिसके साथ बड़ा सा नेट का दुपट्टा रखा हुआ था। हजामा शामिर को देखकर ठटक कर रुक गई जो वाइट कमीज शलवार और ब्लैक चादर रखे अपनी कलाई में घड़ी पहन रहा था। हजामा पहले दिन से ही इससे इम्प्रेस थी, लेकिन शादी के इन 2-3 दिनों में से लग रहा था कि वो इसके आसपास एक हसार बांध रहा था जिसमें वो इसकी तरफ खींची चली जा रही थी। हजामा जकिया बेगम से इजाज़त लेने के कमरे की तरफ बढ़ गई। शामिर की निगाहों ने दूर तक इसका ताक़ुब किया। इसने हजामा का ठटकना और फिर रुक से देखना महसूस कर लिया था। शामिर की गाड़ी फारिस अफंदी के शानदार घर के कार पोर्च में रुकी तो फारिस अफंदी, ज़ायरा अफंदी और सिकंदर अफंदी पहले से इस्तकबाल के लिए मौजूद थे। हजामा शामिर की गाड़ी से उतरने के बाद गाड़ी से उतरी और इसके पीछे चल दी। फारिस अफंदी देखकर खुश हो गए। वो जानते थे कि इनकी बेटी एक शेरनी है और इससे कोई शेर ही काबू कर सकता है, इसलिए इन्होंने शामिर का इंतखाब किया था। ज़ायरा अफंदी ने हजामा को गले लगाए तो कहीं आंसू पलकों की बात ओढ़कर निकल गए। हजामा ने माँ के आंसू साफ किए और नफ़ी में सर हिलाया। फारिस अफंदी से वो सर्द महरी से पेश आई। सिकंदर अफंदी और वो बहुत खुशदिली से मिले। फारिस अफंदी ने बेटी की सर्द महरी महसूस की, लेकिन वो जानते थे कि वो वक़्त के साथ ठीक हो जाएगी। खाना बहुत अच्छे माहौल में भी खाया गया। हजामा शामिर के सामने वाली चेयर पर बैठी। यहाँ पहुँचने के बाद शामिर खाने की मेज़ पर इसे देख रहा था। शामी ने फारिस अफंदी से बातें करते हुए एक नज़र इसकी तरफ देखा और वापस अपनी बातों में मशगूल हो गया। शामी ने देखा वो तीनों कम ही खा रहे थे और ज़्यादा वक्त वो इन दोनों को ही कोई ना कोई चीज़ दे रहे थे। हजामा के साथ सिकंदर बैठा हुआ था। वो बहुत शफकत से इससे पेश आ रहा था और दोनों छोटी छोटी बातें कर रहे थे। खाने के बाद हजामा और सिकंदर किचन में घुस के वक्के वक्के से हजामा के खिलखिलाने की आवाज़ें आ रही थी। थोड़ी देर के बाद दोनों बहन भाई बाहर आए तो हजामा के हाथ में ट्रे में कॉफ़ी के 3 कप थे। इसने शामिर के हाथ में कॉफ़ी दी और हजामा और इसकी उंगलियां मिस हुई। हजामा ने जल्दी से अपना हाथ पीछे कर लिया। हजामा जाकर शामिर के साथ जुड़कर बैठ गई। शामिर कॉफ़ी कैसी है? बहुत अच्छी है, शामिर ने जवाब दिया। तुम्हें पता है हजामा को मैंने बहुत पहले कह दिया था कि जब ये शादी के बाद पहली बार वापस आएगी तो मैं इसके शोहर को अपने हाथों से कॉफ़ी बनाकर दूंगा। हजामा आप लोग अरशमान को भी ले आते ना।
अब की बार सवाल ज़ारा बेगम की तरफ से आया था। जी मामा, वो रात बहुत देर से सोया है, तो इसलिए जब हम आए तो वो सो रहा था। शामिर, आप अपनी अम्मा को भी साथ ले आते ना। आंटी, इन्हें आने जाने में मसला होता है ना, तो इसलिए वो कम ही कहीं जाती हैं। वापसी पर अज़ामा ने शामिर से कहा कि वो कुछ कपड़े लेना चाहती है। वो लोग एक स्टोर में गए जहाँ से अज़ामा ने बहुत से कपड़े लिए पेमेंट के लिए। कब अज़ामा ने अपना कार्ड दिया तो शामिर ने इसका कार्ड अपनी पॉकेट में रख लिया और अपने कार्ड से पेमेंट की। गाड़ी में बैठकर शामिर ने अज़ामा का कार्ड इसे वापस किया। मैंने अपने कपड़े लिए थे तो पे भी तो मुझे करना था ना। अब आप मेरी जिम्मेदारी हैं, ये बात ज़हन नशीन कर लें। शामिर और जामा जिस वक्त घर पहुंचे रात के 10 बज रहे थे। शामिर घर पहुंचते ही जकिया बेगम के कमरे में पहुंचा। इसने इसने सबसे मिलकर वो स्कीना बी से अर्शमान को लेकर इसके साथ खेलने लगा। अजामा भी इसके पीछे कमरे में दाखिल हुई और जकिया बेगम के पास ही बैठ गई। वो कनखियों से शामिर को देख रही थी जो दुनिया जहान को बुलाए अर्शमान के साथ खेल रहा था। जकिया बेगम ने अजामा से इसके माँ बाप की खैरियत दराफ्त की। थोड़ी देर बैठने के बाद अजामा अपने कमरे में आ गई। शामिर 12 बजे कमरे में आया तो वो मोबाइल पर मसरूफ थी। शामिर ने सोफे पर बैठकर अपने जूते उतारे, साथ साथ एक नज़र हजामा पर भी डाल लेता था। हजामा ने कॉल बंद करके बेड से उतर आई। अब वो इंतज़ार कर रही थी कि शामिर सोफ़ा खाली करे और वो वहाँ बैठे। शामिर अपनी जगह से उठा और बेड की तरफ बढ़ा। हजामा जल्दी से सोफे की तरफ बढ़ी तो दोनों की जोर की टक्कर हुई। शामिर ने हजामा को घूरा। मुझे क्यों घूर रहे हैं? आपके पास भी आंखें हैं, आप भी देखकर चल सकते हैं ना। रास्ता दो। शामिर ने इसके जवाब में बस इतना ही कहा। मैं कोई गाड़ी हूँ जो आपको रास्ता दूँ? गुजर जाए ना, मैं तो एक जगह पर खड़ी हूँ। जामा शामिर के जवाब पर झंझलाहट का शिकार हो गई। शामिर ने इसकी तरफ गौर से देखा और अपने और इसके दरमियान का फासला ख़त्म करता हुआ इसके सामने खड़ा हो गया। हजामा का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। इसे लगा अभी निकलकर बाहर आ जाएगा। शामिर इसकी तरफ झुका और इसकी पेशानी पर बोसा देकर आगे बढ़ गया। वो वॉशरूम से निकला तो हजामा को इसी पोजीशन में खड़ा पाया जिसे छोड़कर गया था। बस इसने अपना दायां हाथ अपनी पेशानी पर रखा हुआ था। शामिर मुस्कुराता हुआ इसके पास आया और गला खंगार कर इसे मतवज्जो किया। हजामा ने चौंक कर इसकी तरफ देखा। सोना नहीं है आज? जी, ये कहकर हजामा आगे बढ़ी तो शामिर ने इसका हाथ पकड़ के झटका दिया और वो इसके सीने से आ लगी। हजामा ने आंख उठा के इसकी तरफ देखा तो वो इसकी आंखों में नहीं देख सकी। इसकी नज़रें झुकाने पर शामिर को हया की याद आई और इसकी गिरफ्त हजामा की गिर्द कमज़ोर हो गई। वो हजामा को छोड़कर बालकोनी की तरफ बढ़ गया। हजामा की आंखों में जिल्लत के एहसास से आंसू आ गए। रोहिना और सुमेरा आज स्कूल से वापस आ रही थी, तभी गांव के चौधरी रियाज का बेटा बलाल चौधरी की गाड़ी इनके पास आकर रुकी। वो दोनों डर कर एक दूसरे के पीछे छुपने की कोशिश करने लगी। बलाल अपनी मूंछों का ताव देता हुआ नीचे उतरा और सिगड़ के कश लगाता हुआ सुमेरा के सामने आ खड़ा हुआ। कैसी उस्तानी! वो लोफर अंदाज में सिगड़ का धुआं सुमेरा के मुंह पर छोड़ता हुआ बोला, रास्ता दो हमें। अरे मैंने कौन सा तुम्हारे रास्ते में कोई कांटे बिछाए हुए हैं? जहाँ से दिल करता है गुजर जाओ। वैसे तुम्हारा दिल करे तो हम तो कभी हमारे दिल पर भी पाँव रखकर गुजर सकती हो जाने मन। सुमेरा ने इसे गुस्सी नज़रों से देखा। ऐसे तो ना देखो, जा ना जाना। बिलाल चौधरी आज के बाद मेरा रास्ता नहीं रोकना, नहीं तो मैं भाई को बता दूंगी। चौधरी बिलाल ने एक जोरदार कहका लगाया। भाई को बताएगी? तभी दूर खेतों से किसी मोटरसाइकिल की आवाज़ आई तो वो गाड़ी में बैठकर रफू चक्कर हो गया। मोटरसाइकिल करीब आई तो इसमें साथ था। दोनों तुम दोनों इधर खड़ी क्या कर रही हो? कुछ नहीं, घर जा रहे थे, तुम्हें आता देखकर रुक गए। रोहिना ने जल्दी से बात बनाई। वो घर पहुंची तो साथ आया हमीद को बता रहा था कि इसे एक न्यूज़ चैनल में जॉब मिल गई है। रोहिना सुनकर बहुत खुश हुई और ताई की घुरियों को नज़रअंदाज करती हुई बोली, साथ मुझे तो ट्रीट चाहिए। अच्छा बोलो क्या खाना है? मुझे ना नेरे के ठेले से नेज़े के ठेले से गोलगप्पे खाने हैं। चलो ठीक है, मैं जाकर ले आता हूँ। अरे अरे, बच्चा अभी थका हारा घर आया और अभी वापस जाएगा? कोई नहीं, कल ले आना। ताई राबिया रोहिना को घूरते हुए बोली। नहीं अम्मा, कोई बात नहीं है, मैं ले आता हूँ। और मैं कौन सा पैदल आया हूँ जो थक गया हूँ। शामिर की नमाज के वक़्त आँख खुली। वो वज़ू करके वापस आए तो देखा हज़ीमा का एक बाजू सोफे से नीचे लटक रहा था। इसने इसका बाजू उठाकर ऊपर रखा। इसके हाथ लगाने से हज़ीमा की आंख खुल गई थी, लेकिन इसने आंखें नहीं खोली। शामिर थोड़ी देर खड़ा इसे दिखता रहा और फिर बाहर निकल गया। दरवाजे के बंद होने की आवाज़ पर हज़ीमा ने आंखें खोल दी और पाँव सोफे पर लटका कर बैठ गई। काफ़ी देर बैठने के बाद वह जमाई लेती हुई उठी और वज़ू की नीयत से वॉशरूम में घुस गई। और साथ तो वो सोच रही थी कि कितना खुशनसीब आदमी है ये, इसकी नमाज के लिए आंख खुल जाती है। हज़ीमा जो जो इसे जानती जा रही थी, इसके साथ इसकी मोहब्बत में इजाफा होता जा रहा था। रोहिना
दूसरे दिन स्कूल पहुंची तो इसे सुमेरा कुछ परेशान लगी। क्या हुआ सुमेरा? कुछ नहीं, वो टालने वाले अंदाज में बोली। रोहिना के असरार करने पर इसने बताया कि चौधरी बिलाल हर रोज इसके घर के बाहर यहाँ रास्ते में कहीं ना कहीं खड़ा होता है और इसे परेशान करता है। रोहिना ने इसे मशवरा दिया कि वो अपने भाई को बता दे। वो इससे इतफाक करती थी, लेकिन फिर इसे अपने भाई की जिंदगी भी प्यारी थी। आज हजीमा भी ऑफिस आई थी। वो और शामिर अलग अलग ऑफिस आए थे। हजीमा सारा दिन बहुत मसरूफ रही। शाम को 8 बजे शामिर के प्रोग्राम के वक्त वो फारिग होकर कंट्रोलर रूम में आ गई और पूरी दिलजमी से इसका प्रोग्राम देखने लगी। प्रोग्राम में वक्फे के दौरान किसी काम से शामिर कंट्रोल रूम में आया तो हजीमा को देखकर हैरान रह गया। गैर आदि तौर पर इसके मुंह से निकला, तुम क्या कर रही हो यहाँ? हजीमा ने जल्दी से अपने पास पड़ी फाइल उठा ली। बस ये लेने आई थी। शामिर से फाइल उठाते देख चुका था। इसके होंठों पर मुस्कुराहट दौड़ गई। शामिर कंट्रोलर को कुछ हदायतें देने लगा। तभी सिकंदर का नया असिस्टेंट साद अंदर दाखिल हुआ। मैम, आपको सर अपने ऑफिस बुला रहे हैं। जी आती हूँ। तभी शामिर की नज़र साद पर पड़ी। अरे साद, तुम यहाँ? अस्सलाम वालेकुम शामिर भाई। वालेकुम सलाम, कैसे हो? जी मैं ठीक हूँ। अब हजीमा भी अब हजीमा भी इन दोनों की तरफ मतवज्जो हुई। यहाँ कैसे? भाई मैं यहाँ सिकंदर सर का असिस्टेंट हूँ। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। जी भाई, बस आपको देखकर ही मैं इस प्रोफेशन में आया हूँ। बहुत अच्छी बात है, मैंने जारी रखो। तभी शामिर की नज़र हजीमा पर पड़ी, जो शामिर की तरफ सवाल नज़रों से देख रही थी। साथ इनसे मिलो, ये है हजीमा मेरी वाइफ। और हजीमा ये मेरे गांव से है, हमारा पड़ोसी, बहुत काबिल लड़का है ये हमारे गांव का। सलाम दुआ के बाद साथ वहां से चला गया और कंट्रोल रूम में बैठे सभी लोग अभी तक शामिर की पहली बात पर शौक में बैठे थे। इन दोनों के कंट्रोल रूम से बाहर जाते ही सब शुरू हो गया। अरे शामिर सर और मैम की शादी होगी और किसी को भी पता नहीं चला। शामिर और हजीमा जब से ऑफिस से आए थे वो देख रहा था कि हजीमा कुछ उलझी हुई थी। खाना खाते हुए इसका ध्यान खाने की तरफ बिल्कुल भी नहीं था। इसने खाना बस बराए नाम ही खाया था। वो जकी बेगम के साथ थोड़ी देर बातें करती थी, लेकिन आज इसने इनके सवालों पर भी हूँ हाँ से ही जवाब नहीं दिया था। अर्शमान को उसने गोद में उठाया हुआ तो था, लेकिन वो किसी नादीदा चीज़ को घो रही थी। शामिर कमरे में आए तो हजीमा को सोफे पर पाँव पसार कर बैठे देखा। वो वॉशरूम में शावर लेकर बाहर आया। वो तब भी इसी पोजीशन में बैठी थी। शामी ने इससे बात करने की गर्ज से इसके साथ जाकर सोफे पर बैठा और इसे मतवज्जो करने के लिए गला खंखारा। तब वो शामिर को अपने इतने करीब देखकर जल्दी से सीधी होकर बैठ गई। क्या हुआ? तुम कुछ परेशान लग रही हो। नहीं, कुछ भी तो नहीं। फिर भी अगर तुम मुझसे शेयर करना चाहो तो। वो कुछ देर सोचती रही। शामिर गौर से इसके चेहरे को तार चाड़ देखता रहा। आपसे एक बात पूछूं? शामिर ने इस बात में सर हिलाया। आपने मुझे मुझे शादी के लिए करार क्यों मुझसे शादी के लिए करार क्यों किया था? तुम्हारे वालिद के मुझ पर बहुत से एहसानात हैं, वो ये तारने के लिए। इसने कोई लगी पट्टी लगाए बगैर कहा। वो जानती थी वो सच कह रहा है। और ये क्यों कहा था कि हमारी शादी के बारे में सबको बताने की जरूरत नहीं है? क्योंकि मेरा ख्याल था कि तुम्हारी जैसी लड़कियां घर नहीं बसा सकती, इसलिए कल को जब तुम और मैं अलग हों तो ज़्यादा लोगों को पता ना चले। क्या मतलब मेरी जैसी लड़कियां? जैसे तुम्हारी ड्रेसिंग होती है, तुम्हारा एटीट्यूड, फिर इतने बड़े बाप की बेटी लंदन की आज़ाद फ़ज़ा में रहने वाली मेरे जैसे 10-12 लाख कमाने वाले इंसान के साथ कैसे एडजस्ट करेगी? फिर अब बताया क्यों? मतलब आज ऑफिस में आपने सबके सामने मुझे अपनी वाइफ के तौर पर इंट्रोड्यूस करवाया है सास से। इसकी वजह पूछ सकती हूँ? बिल्कुल पूछ सकती हो। मेरा ख्याल है तुम में वो खूबियाँ हैं जो एक अच्छी बीवी में होनी चाहिए और तुम एडजस्ट होने की कोशिश कर रही हो। अब सो जा, मुझे भी नींद आ रही है। वो इसकी उलझन समझ चुका था और शायद इसके सवाल भी खत्म हो गए थे, क्योंकि वो अब खामोशी से अपने मोबाइल में गुम हो चुकी थी। शामी चाहता था इससे शामी चाहता था कि वो इसे रोककर और बातें करे, लेकिन इसका ध्यान अब अपने मोबाइल की तरफ था। वो थोड़ी देर इसे दिखता रहा और फिर लाइट ऑफ करके लेट गया। हजीमा ने इसके उठने के बाद नजर उठा कर इसे देखा। वो जानती थी कि वो इससे बात करना चाहता है, लेकिन वो चाहती थी कि अब वो पहल करे। हजीमा तो पहले दिन मीटिंग रूम में ही दिल हार बैठी थी, लेकिन अब शाह मीर के दिल में इसके लिए मोहब्बत की कोंपल कब फूटती है ये तो वक्त ही बताएगा। रोहिना आज स्कूल आई तो उसे पता चला कि सुमेरा आज फिर स्कूल नहीं आई। आज मुसलसल तीसरा दिन था वो गैर हाजिर थी। हजीमा ने छुट्टी के वक्त इसके घर जाने के बारे में सोचा और पीरियड लेने चली गई। छुट्टी के वक्त वो सुमेरा के घर के करीब रहने वाले एक तालिब इल्म के साथ इनके घर के लिए रवाना हो गई। वो घर से थोड़े फासले पर थी, तभी इसे इनके घर के बाहर बहुत से लोग नजर आए। घर के पास पहुंची तो वहाँ एक कोहराम मचा हुआ था। सुमेरा की माँ अपना सीना पीट रही थी। किसी से पूछने पर रोहिना को पता चला कि सुमेरा पिछले 2 दिन से गायब थी और आज दोपहर दोपहर को इसकी लाश गांव के बाहर झाड़ियों से मिली थी। रोहिना के पांव के नीचे से तो जमीन सिर गई। से 4 दिन पहले का सुमेरा का चेहरा इसकी नज़रों में घूम रहा था, जब वो बहुत परेशान से स्कूल से निकली थी। रोहिना एक कोने में खड़ी आंसू बहा रही थी। रात को वो घर आई तो बस गुमसुम थी। इसे यकीन नहीं आ रहा था कि इसकी प्यारी सी सहेली किसी की हवस का शिकार होकर आज मनो मिट्टी तले सो गई थी। ताई की बहुत मिन्नत करने पर भी इसने खाना
का एक लुकमा भी नहीं खाया था। रात को 10 बजे साद की कॉल है तो इसकी हिम्मत जवाब देगी और वो फुट फुट कर रो दी। रोते हुए इसने साद को सब कुछ बता दिया जो इसे सुमेरा ने बताया था। साद ने इसकी सारी बात सुनकर होंठ खींच ली और हिना को तसल्ली दी कि वो कुछ करता है। शामिर और हज़ैमा ऑफिस पहुंचे तो शामिर की सिस्टर जोया ने से बताया कि साद इसके रूम में इसका इंतजार कर रहा है। साद क्या हाल है, खैरियत है? शामिर भाई मुझे आपकी मदद चाहिए। जी बोलो। वो शामिर को रोहिना की ज़बानी मालूम होने वाली तमाम मालूमात शामिर को बताई। शामिर ने हज़ैमा को भी अपने रूम में बुलाया और सिकंदर अपंदी को भी। फिर ये तय पाया कि इस केस को सिकंदर खुद हैंडल करेगा। इस काम के लिए वो कल ही साद के साथ इसके गाँव जाएगा। साद और सिकंदर जिस वक्त गांव में दाखिल हुए रात के 11 बज रहे थे। साद ने घर बहुत कांटेक्ट करने की कोशिश की लेकिन घर में किसी का नंबर नहीं मिल रहा था। शायद नेटवर्क प्रॉब्लम था। वो लोग घर पहुंचे तो साद के वालिद दरवाज़ा खोलने पर साद को देखकर खिल उठे लेकिन साद के साथ जो खूबरू आदमी को देखकर ठटक गए जिसके हुलिये से अमारात टपक रही थी। हमीसा ने जल्दी से इन्हें रास्ता दिया और बैठक का दरवाज़ा खोला। साद अब्बा को सिकंदर साहब के पास बैठाकर खुद आकर अम्मा और रोहिना को जगाया। रोहिना और राबे बेगम इसके मुंह से अपने मालिक के आने की खबर सुनकर हैरान हुई और जल्दी से खाना खाने का इंतजाम करने लगी। खाने की ट्रे सजाकर रोहिना बैठक में गई तो साद के साथ बातों में मसरूफ सिकंदर की नज़र उठी तो पढ़ना भूल गई। इतना मुकम्मल हुस्न और इसके साथ मासूमियत इसके दिल को जे ज़बर कर गई। बेटा ज़रा मेरे बालों में तेल तो डाल दो। ज़किया बेगम ने मैगजीन पढ़ती हज़ैमा को मुखातिब करते हुए कहा। जी अम्मा अब्बी लाई। हज़ैमा ने ज़किया बेगम की हाथ से तेल लेकर हथेली में डाला और अपने हाथों से किसी माहिर की तरह मालिश करने लगी। अम्मा जी आपके बाल तो बहुत प्यारे हैं। बेटा हमारी अम्मा बचपन से ही हमारे सर पर खूब सारा तेल लगाती थी और तेल भी ये वाला नहीं बल्कि कड़वा तेल। कड़वा तेल कौन सा होता है अम्मा? बेटा कड़वा तेल भी बज़ाहिर होता तो ऐसा ही है लेकिन जब वो सर में डालते हुए अगर गलती से कभी आंख में लग जाए तो हम घंटों बैठकर रोते रहते हैं क्योंकि आंख में जैसे मिर्ची लगती है वैसे ही महसूस होता है लेकिन इससे बाल मजबूत हैं। ये हमारी अम्मा का कहना था। हज़ैमा ने ज़किया बेगम के सर की मालिश करके ब्रश से कंघी करके चुटिया बनाकर इन्हें दिखाई और अम्मा जी देखें ठीक बनी है। पुत्र ठीक है बस थोड़ी ढीली है, अगली बार सही से कस के बनाना। ओके। मुस्कुरा कर कहते हुए जामा हाथ धोने के लिए मुड़ी तो ज़किया बेगम बोली बेटा ज़रा मीर के सर की भी मालिश कर दे। शामी जो टीवी देखने में महवर था माँ की बात पर इसके होंठों पर मुस्कुराहट दौड़ गई जबकि ज़किया बेगम के पास खड़ी जैमा को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे। शामीर पुत्र यहाँ आ जा, छोड़ दे इस मोई टीवी का पीछा। शामी ने माँ की तरफ मुड़कर देखकर हाथ से रिमोट सोफे पर रखते हुए उठकर आकर हज़ैमा के आगे बैठ गया। हज़ैमा ने ज़किया बेगम की तरफ देखा जो तवज्जो से इसे ही देख रही थी। बेटा शुरू करो। जी अम्मा। ये कहकर इसने हाथ में तेल डालकर अपनी उंगलियों से आस्ता आस्ता मालिश करना शुरू की। शामिर आंखें बंद की इसके आगे बैठा रहा। 5 मिनट के बाद अज़ैमा ने हाथ पीछे कर लिए। शामिर वहीं सोफे पर सोने के लिए लेट गया। देखा बहू के हाथों में कैसा जादू है, तुझे तो सुकून से नींद आ गई। अज़ैमा हाथ धोकर वापस आए तो ज़किया बेगम की बात पर मुस्कुराकर अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। सिकंदर अगले दिन सुमेरा के घर गया और इसकी माँ को तो कोई होश ही नहीं था। इसके भाई ने इन्हें कमरे में बैठाया और फिर सिकंदर के पूछने पर इसका का पर शक है और फिर सिकंदर से पूछा कि इसे किस पर शक है। इसने लालमी का इजहार किया। साद ने इसे सिकंदर का तारुफ करवाया कि ये टीवी वाले हैं और तुम्हारी मदद करेंगे इसलिए तुम्हें अगर कुछ मालूम है तो बता दो। तभी वहाँ सुमेरा की माँ चली आई। ना साहब हमें माफ़ करो, हम अपनी बेटी को तो खो चुके हैं लेकिन मैं अपने बेटे को नहीं खोना चाहती। मेरी बेटी का बदला मेरा खुदा लेगा। साद ने दोनों माँ बेटे को समझाया कि अगर वो केस करें तो रोहिना गवाही देगी लेकिन वो दोनों मुकर गए और करीब ही चौधरी बिलाल का आदमी इससे मालूमात देने के लिए निकल गया। साद और सिकंदर मायूस होकर वापस आ गए। सिकंदर और साद वापस शहर की तरफ लौट आए। रात 12 बजे के करीब रोहिना की आंख किसी खटके से खुली। दरवाजे पर कोई जोर जोर से दस्तक दे रहा था। रोहिना के साथ राबिया ताया हमीद की भी आंख खुल गई। ताया हमीद ने इन दोनों को अंदर जाने का कहा और खुद आगे बढ़कर दरवाजा खोल दिया। पिस्टल हाथ में लिए 4 आदमी अंदर दाखिल हुए। ताया हमीद पर पिस्टल थान ली। तुम्हारा बेटा हमारे खिलाफ केस करना चाहता है, तुम्हारी बेटी चौधरी के खिलाफ गवाही देगी। इन दोनों को काबू में रखो नहीं तो किसी दिन दोनों की लाश किसी झाड़ी से मिलेगी। वो लोग धमकी देते हुए निकल गए। ताई राबिया ने बैठकर सर पकड़ लिया। रोहिना को कोसने लगी। ताया हमीद ने इसी वक्त साद को कॉल किया और सारा वाकया कह सुनाया। साद ने सारी बात सुनकर होंठ बींच ली और अब्बा को कहा कि वो समाध बांध ले, वो कल आकर इन तीनों को अपने साथ शहर ले आएगा। शामिर कमरे में आया तो हज़ीमा अपने बालों में कंघी कर रही थी। शामिर वॉशरूम में घुस गया। वो वापस आया तो हज़ीमा सोने की तैयारी कर रही थी। इसके बाल पुश्त पर बिखरे हुए थे। वो सोफे पर बैठी तो उसने शामिर को अपनी तरफ देखते पाए। इसने जल्दी से अपना दुपट्टा ठीक किया और पाँव ऊपर करके कंबल अपने ऊपर डाल लिया। बात सुनो। हज़ामा ने शामिर की तरफ सवाल नज़रों से देखा। बेड पर आकर सो जा। नहीं मैं यहीं ठीक हूँ। मैं क्या कह रहा हूँ तुम्हें समझ नहीं आ रही? लेकिन मैं यहाँ ठीक हूँ। शामिर गुस्से से हज़ामा की तरफ बढ़ा और उसे खींचकर सोफे से उठाया। क्यों
क्यों इनकार कर रही हो? तुम क्यों इनकार कर रही हो? तुम्हारा क्या ख्याल है कि मैं तुम्हें अपनी ज़रूरत पूरी करने के लिए कह रहा हूँ? नहीं, मैंने इसलिए नहीं कह रही। मैं शुरू दिन से वहाँ सो रही हूँ तो मुझे अब वहीं नींद आती है। जानती हो आज अम्मा ने तुमसे मेरे सर की मालिश क्यों करवाई? क्योंकि आज सुबह मुझे जग जगाने स्कीना भी आई थी और उन्होंने तुम्हें सोफे पर लेटे देख लिया था। मैं अभी भी एक लंबा लेक्चर सुनकर आ रहा हूँ। मेरी बात तुम्हारे समझ में आ गई है? जी। हजामा ने बामुश्किल अपने मुंह से लफ्ज़ निकाला। वो शामिर के इतने करीब थी कि इसके कलोन की खुशबू इसके नथों से टकरा रही थी। शामी ने भी आज पहली बार इसे इतने करीब से देखा था। शामी ने इसके कामते वजूद को देखा, इसकी झुकती उठती लरजती पलकें। शामिर का कुछ पल के लिए मदहोश हो गया। इसने अपने देखते होंठ इसकी पेशानी पर रख दिए। फिर बारी बारी इसकी आंखों को चूमता हुआ वो हजामा की मजामत पर होश में आया और झटके से इसे अपने से दूर करता हुआ कमरे से निकलता चला गया। हजामा की नज़रों ने दरवाजे तक इसका पीछा किया और अपने दिल पर हाथ रखे हुए सोफे पर बैठती चली गई। साथ साथ आज गांव से रोहिना अम्मा और अब्बा को भी साथ ले आया था। राबिया बेगम और गांव छोड़ते हुए बहुत उदास थी। रोहिना ने भी एक आखिरी चक्कर अपने स्कूल का लगाया और दिल गिरफ्ता सी वापस आई। जिस वक्त वो लोग शहर पहुंचे रात हो गई थी। साथ इन्हें फ्लैट पर छोड़कर खुद इनके लिए खाने के लिए कुछ लेने चला गया। वो लौटा तो राबे बेगम रोहिना को लताड़ रही थी। सब कुछ इस लड़की की वजह से हुआ। अगर ये अपना मुंह बंद रखती तो हमें आज अपना घर ना छोड़ना पड़ता। साहब ने खाना किचन में रखा और रोहिना को जाकर खाना लगाने के लिए बोला और खुद आकर राबे बेगम के पास आकर बैठ गया। देख साद, अब तू मुझे लेक्चर ना देना। मुझे पता है तू अब इस लड़की की वकालत करेगा। साद ने इनके गिर्द अपने बाजू फैलाए। अम्मा आप जानती हैं जुल्म होता देखकर खामोश रहना खुद पर जुल्म है। आज अगर रोहिना खामोश रहती तो कल ये सब कुछ इसके साथ भी हो सकता था। अम्मा, इंसानों को अशरफ मखलूक़ात इसलिए कहा गया है क्योंकि हमें अच्छे और बुरे की तमीज़ है। हम एक दूसरे की मदद करना चाहते हैं। अम्मा, अगर हर शख्स सिर्फ अपने बारे में सोचे तो फिर ये दुनिया कैसे चलेगी? अम्मा, आज के बाद आप रोहिना को कुछ नहीं कहेंगी। शामिर मलिक आजकल एक बहुत ही पावरफुल सियासतदान के खिलाफ बहराम कर रहा था। इस सियासतदान पर इल्ज़ाम होता है कि इसने अपने घर में काम करने वाली लड़की के साथ ज्यादती की है। दानी नामी लड़की ने फ़ोन पर शामिर से रब्ता किया था और मुश्तबा लखानी की सारी हकीकत खोल दी थी। शामिर ने इस लड़की को शहर बुलाया था और अब इसे और इसके माँ बापों को किसी खास जगह पर रखा हुआ था जहाँ के बारे में किसी को भी पता नहीं था। वो एक दो दिन में इस लड़की को अपने प्रोग्राम में बुलाकर लाइव शो करने वाला था, इसलिए इन दिनों इसे धमकी भरे पैगामात मसूल हो रहे थे। अभी शामी ने प्रोग्राम ख़त्म किया था। साथ ही घर से कॉल आई कि अर्शमा की तबीयत ख़राब है, इसलिए वो अपनी चीज़ें समेटता हुआ इंटरकॉम पर हज़ैमा से बात करने लगा। हज़ैमा, फ्री हो गई हो? जी हाँ, क्यों? हमें घर के लिए निकलना होगा। अम्मा की कॉल आई, अर्शमा की तबीयत ख़राब है। ठीक है, चलते हैं, मैं बस अपनी चीज़ें समेट लूँ। ओके, मैं गाड़ी में तुम्हारा वेट करता हूँ। ओके। वो जल्दी से अपनी चीज़ें समेटकर भागने के अंदाज में नीचे आई। शामिर गाड़ी स्टार्ट किए इसी का इंतजार कर रहा था। हजामा भागती हुई आई और फूले सांस के साथ गाड़ी में बैठी। शामिर ने मुस्कुरा कर से देखा, तुम आराम से भी आ सकती थी। मैंने तुम्हें देर से आने पर कुछ नहीं कहना था। वो जो ऑफिस में तुम्हारा भाई बैठा ये सब देख रहा होगा तो कहेगा कि क्या पता मैं तुम पर कौन से जुल्म के पहाड़ तोड़ता हूँ। हजामा ने हैरान होकर शामिर को देखा। वो अमूमन इतनी बातें करता नहीं था। क्या हुआ? मुझे नज़र लगाने का इरादा है जो इतने गौर से देख रही हो? हजामा ने सटपटा कर नज़रें फेर ली। वो इसे कैसे बताती कि वो इसे इस वक्त कितना अपना अपना लग रहा था। इनकी गाड़ी ने थोड़ा सा फासला तय किया था कि शामिर ने साइड मिरर में एक ब्लैक करोला को इनका पीछा करते देखा। इसने एक नज़र हजामा की तरफ देखा लेकिन वो अपने ख्यालों में गाड़ी से बाहर देख रही थी। शामिर ने अपनी गाड़ी की रफ्तार तेज कर दी। साथ ही वो अपना मोबाइल हजामा की तरफ बढ़ाया। कॉन्टैक्ट लिस्ट में डीएसपी मुस्तफ़ा का नंबर, चनाडो का नंबर है। कॉल मिला और फ़ोन स्पीकर पर रखो। हजामा ने सिकंदर के चेहरे पर परेशानी देखी और बगैर किसी सवाल जवाब के इसकी हिदायत पर अमल किया। हेलो मुस्तफ़ा, शामिर बात कर रहा हूँ। जी शामिर, कैसे हो? अभी तक तो ठीक हूँ, आगे का नहीं पता। क्या मतलब, क्या कह रहे हो? मुस्तफ़ा, मेरी बात गौर से सुनो। मैं इस वक्त घर जाने वाले रास्ते पर हूँ लेकिन मैं घर जाने का खतरा नहीं मोल सकता। मैं अपनी गाड़ी को अपने घर से आगे लेकर जा रहा हूँ। तुम मुझे बताओ कितनी देर तक मुझे तक पहुँच सकते हो? मैं 15 मिनट में पहुंच आऊँगा, बस तुम कॉल कट नहीं करना। ओके। शामी ने अपनी गाड़ी की स्पीड तेज़ की और अपने घर वाले रास्ते की बजाय सी साइड जाने वाले रास्ते पर गाड़ी डाल दी। 15 मिनट के ड्राइव के बाद दूर कहीं शामिर को पुलिस सायरन की आवाज़ सुनाई दी और इसने अपने पीछे आती गाड़ी को जल्दी से बाएं तरफ मुड़ते देखा। तब तक पुलिस की गाड़ी शामिर तक पहुंच चुकी थी। एक गाड़ी जिसमें मुस्तफ़ा था वो शामिर की गाड़ी के पास रुक गई, जबकि दूसरी गाड़ी शामिर की निशानदेही पर इस गाड़ी का पीछा करते हुए रवाना हो गई। अगले 10 मिनट मुस्तफ़ा को वायरलेस पर पैगाम मसूल हुआ कि वो गाड़ी तो मिल गई लेकिन खाली है। मुस्तफ़ा ने अपने मातहत ऑफिसर को चंद ज़रूरी हदायत दी और शामिर से इजाज़त लेता हुआ
रवाना हो गया। शामिर भी घर की तरफ रवाना हुआ। घर पहुंचकर शामिर और हजामा ज़किया बेगम के पास आए तो उन्होंने बताया कि अर्शमान अब बेहतर है। दवाई देने के बाद वो सो गया था और इसका बुखार भी उतर चुका है। शामिर ने आगे बढ़कर बेबी कॉट में झुककर इसकी पेशानी चूमी और अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। हजामा ने देखा कि अर्शमान सोते में कसमसा रहा था। इसने इसे उठाकर देखा तो उसके सारे कपड़े गीले थे। इसने इसे बेबी कॉट से निकालकर बेड पर रखा और स्किना बी से इसके कपड़े मांगे। वो इसका पैम्पर बदल कर कपड़े तब्दील कर रही थी। तभी शामिर अंदर दाखिल हुआ। हजामा को अर्शमान के साथ मसरूफ देकर खामोशी से बाहर निकल गया। हजामा इसके कपड़े तब्दील करके इसे सुलाकर अपने कमरे में चली गई। वो कमरे में आई तो शामिर बेड पर बैठा मोबाइल पर बात करने में मसरूफ था। हजामा वॉशरूम में कपड़े चेंज करके वापस आई तो शामी ने मोबाइल इसकी तरफ बढ़ा दिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हो? दूसरी तरफ फारिस अफंदी थे। ठीक हूँ, इसने मुख्तसर जवाब दिया और साथ कनखियों से शामी की तरफ देखा जो मुकम्मल तौर पर इसकी तरफ ही मतवज्जह था। हजामा ने रुख मोड़ लिया। मैं चाहता हूँ तुम लोग कुछ दिनों के लिए हमारी तरफ शिफ्ट हो जाओ जब तक ये मामला सुलझता नहीं। हम लोग अपने घर में ही ठीक हैं। नहीं, हम लोग अपने घर में ही ठीक हैं। देखो हजामा, तुम शामिर को भी समझाओ और बस कुछ दिनों की बात है। नहीं, शामिर जो कह रहे हैं वही ठीक है। ये कहकर इसने दूसरी साइड की बात सुने बगैर कॉल कट कर दी। वो लाइट ऑफ करके शामिर के बराबर लेट गई। शामिर थोड़ी देर को सोचता रहा, फिर इसने अपने दाएं तरफ मुड़कर देखा। इसे लगा वो रो रही है। इसने साइड लैंप पर रोशन किया तो हजामा ने रुख फेर लिया। शामिर ने नरमी से इसे अपनी तरफ मोड़ा तो रोने की वजह से इसकी आंखें सूजी हुई थी। न जाने वो कब से रो रही थी। इससे घड़ी में भी फील हुआ कि वो रो रही है, लेकिन इससे अपना वहम जाना। क्या हुआ, क्यों रो रही हो? शामिर ने फिक्रमंदी से पूछा। हजामा उठकर बैठ गई। आप पूछ रहे हैं क्या हुआ है? आप जानते हैं अगर आज वक्त पे पुलिस ना पहुंचती तो क्या होता? शामिर थोड़ा रिलैक्स हुआ। मैं सोचा ना जाने तुम्हें क्या हुआ है। आपको ये मामूली बात लग रही है। मेरे लिए ये ज़िंदगी और मौत का मसला है। मैं अपनी जान दे देता लेकिन तुम्हें कुछ नहीं होने देता। मैं अपने से जुड़े रिश्तों का ख्याल रखना जानता हूँ। आपको कुछ हो जाता तो मैं ऐसी ज़िंदगी जी कर क्या करती? इसे रवानी में बोलते समझ नहीं आई कि वो क्या कह रही है। बात तब इसकी समझ में जब इसने शामिर को दिलचस्पी से अपनी तरफ देखते पाया। इसने ज़बान अपने दांतों तले दबा ली और नज़रें झुका ली। शामिर अपने और इसके दरमियान फासले को ख़त्म करते हुए इसके करीब हुआ और इसके गिर्द बाजू फैलाकर इसे अपने करीब कर लिया और झुककर इसकी थोड़ी पर मौजूद दिल पर अपने होंठ रख दिए। सिकंदर किसी फाइल में गुम था। तभी इसके सेल पर फारिस अफंदी की कॉल आई। सिकंदर, कहाँ हो तुम? पापा, मैं ऑफिस में हूँ। खैरियत है? आप इतने घबराए हुए क्यों हैं? बेटा, अभी शामिर की कॉल आई थी। वो ऑफिस के निकला तो कुछ लोग इसका पीछा कर रहे थे। इसने अपने किसी डीएसपी दोस्त को कॉल की तो वो वक्त पर इसके पास पहुंच गया। देखो, तुम सिक्योरिटी के बगैर ऑफिस से नहीं निकलना और ब्रेकिंग न्यूज़ भी चला दो कि शामिर पर किसने हमला करने की कोशिश की है। पापा, मैं पहले शामिर से बात कर लूँ? नहीं, तुम इससे बात करना। मैंने इससे बात की है लेकिन वो नहीं मारा। लेकिन इसकी सिक्योरिटी के लिए ये स्टेप लेना ज़रूरी हो गया है। ओके, मैं अभी करता हूँ। कुछ आप परेशान ना हो। मीर हजामा के पास से उठकर पानी पीने के घर से किचन में आया तो इसी वक्त इसके मोबाइल पर नोटिफिकेशन आया। शामी ने खोला तो न्यूज़ कास्टर अपने प्रोफेशनल अंदाज में बता रही थी। मुल्क के मशहूर मरूफ सहाफ़ी शामिर मलिक कातराना हमले में बाल बाल बच गए। वो इन दोनों एक अहम मामले पर प्रोग्राम पर बहस करने पर कुछ नामूर लोगों के नाम सामने आने की वजह से इन्हें निशाना बनाया जा रहा है। शामिर ने जल्दी से सिकंदर का नंबर मिलाया। सिकंदर, यार क्या है ये? शामिर, तुम मामले की संगीनी को नहीं समझ रही है। सब तुम्हारी प्रोटेक्शन के लिए है। यार, जो रात कब्र में है वो बाहर नहीं हो सकती। तुम्हारी बात ठीक है लेकिन चलो अपनी तरफ से एक कोशिश ही सही। मुश्तबा अला खान इस वक्त अपने फार्म हाउस पर टीवी स्क्रीन के आगे बैठा बीचोताब खा रहा था। स्क्रीन पर चलने वाली ब्रेकिंग न्यूज़ से और ताव दिला रही थी। वो अपने खास आदमी दिलावर के साथ मौजूद था। इस 2 टके के सहाफ़ी के बहुत पढ़ निकल आए हैं साहब। ये बहुत निडर और ज़हीन आदमी है। ख़तरा आने से पहले ही इसकी बू सूंघ लेता है। इसके बारे में कुछ और सोचना पड़ेगा। मुस्तफ़ा लखानी के चेहरे पर इस वक्त बड़ी शातराना मुस्कुराहट थी। हजामा ने आज अर्शमान की ख़राब तबीयत के बायस ऑफिस से छुट्टी की थी लेकिन जूझू वक्त गुजर रहा था। अर्शमान की तबीयत बिगड़ रही थी। हजामा ने शामिर के नंबर पर कॉल की वो इसे बता सके लेकिन इसका मोबाइल पावर्ड ऑफ आ रहा था। सिकंदर के नंबर भी बिजी था। हजामा ने ड्राइवर को गाड़ी निकालने के लिए बोला और अर्शमान को लेकर हॉस्पिटल के लिए निकल गई। हॉस्पिटल में अर्शमान का चेकअप करवाकर वापसी में घर से थोड़े फासले पर एक मोटरसाइकिल रोड के अंदर दरमियान में पड़ा था और जो कोई भी था शायद जान की बाजी हार चुका था। ड्राइवर देखने के लिए नीचे उतरा। जो ही वो शख्स इसके पास पहुंचा, इस शख्स ने ड्राइवर के सर पर पिस्टल रख दिया। साथ ही 2 गाड़ियां आकर इनकी गाड़ी के साथ रुकी। हजामा ने बेबी कॉट में सोए अर्शमान को देखा और इसका कोट उठाकर सीट्स के दरमियान रख दिया और इस पे अपनी चादर डाल दी। शुक्र था कि वो सो रहा था। 2 आदमियों ने हजामा को साइड का दरवाज़ा खोला और इसे घसीटते हुए अपनी गाड़ी में बैठा कर ले गए। ड्राइवर के
पास मौजूद आदमी बोला, अपने साहब को जाकर बता दो, अब कुछ भी करने से पहले सोच लेना कि तुम्हारी बीवी हमारे पास है। शामिर जो कि इस विक्टिम लड़की के साथ प्रोग्राम रिकॉर्ड करवा रहा था, शामिर और सिकंदर ने रात वाले वाक़े के बाद डिसाइड किया कि हर प्रोग्राम बराह रास्त करने में इस लड़की की जान को खतरा है, इसलिए हर प्रोग्राम पहले रिकॉर्ड कर लिया था। शामिर ने प्रोग्राम के बाद मोबाइल देखा तो उसमें हजामा की 4 मिस्ड कॉल थी। शामिर ने इसका नंबर डायल किया तो काफ़ी देर तक बल जाने के बाद किसी ने कॉल कट कर दी। दोबारा डायल करने पर नंबर ऑफ जा रहा था। इसने घर में लैंडलाइन पर कॉल की तो इसे पता चला कि वो अर्शमान को लेकर हॉस्पिटल गई हुई है। शामी के रोकंडे खड़े हो गए। इससे लग रहा था कि कुछ गलत तो हो चुका है। तभी सिकंदर के ऑफिस में एक शोर सा हुआ और शामिर बाहर आए तो उसका ड्राइवर अर्शमान को उठाए मौजूद था। ड्राइवर की हालत देखकर शामी ने जल्दी से इस बच्चे को लिया और इसके कुछ भी बोलने से पहले वो इसे अपने ऑफिस में ले आया। सिकंदर भी इसके साथ ही वहाँ आया। ड्राइवर ने जो कुछ शामिर को बताया वो बहुत परेशान कुन था। सिकंदर गुस्से में इधर उधर टहलने लगा। शामिर ने अपना मोबाइल निकाल कर डीएसपी मुस्तफ़ा को कॉल की। इसे सारी सूरत हाल बता के उसने फ़ोन रख दिया। फिर ड्राइवर की तरफ मुड़ा। वो लोग अर्शमान को कैसे छोड़ गए हैं साहब। मैं जब गाड़ी में पहुंचा तो अर्शमान बाबा सो रहे थे। इनका बेबी कोट सीटों के दरमियान रखा हुआ था और इस पर बीबी जी की चादर पड़ी थी। शामिर का बस नहीं चल रहा था वो इन लोगों तक पहुंचे और इनका वो हाल करे कि इनकी 7 नस्लें याद रखें। वो गहरी सोच में होंठ पीछे दोनों हाथों की मुठ्ठियां बंद किए बहुत जब से बैठा था। तभी इसके फ़ोन पर कॉल आई। शामिर, गाड़ी का पता चल गया है, जो ड्राइवर ने नंबर बताया है। तुम कहाँ हो मुस्तफ़ा? मैं तुम्हारे साथ चलूँगा। मुस्तफ़ा ने अपनी लोकेशन भेजी। शामिर जाने के लिए उठा तो साथ ही सिकंदर भी चल दिया। शामिर ने ड्राइवर को हिदायत दी कि वो बच्चे को ले जाए घर में बताया कि हजामा ऑफिस में है। ड्राइवर ने इस बात में सर हिलाया और वहाँ से रवाना हो गए। साद रोहिना को लेकर तो आ गया था, लेकिन वो और रोहिना दोनों ही अपनी अपनी जगह पर बेचैन थे। वो एक मजलूम को इंसाफ नहीं दिला सके। साद को जब से शामिर पर हमले का पता चला था, साद और रोहिना दोनों ही एक दूसरे की से नज़रें चुरा रहे थे। वो इस हकीकत को तस्लीम कर चुके थे कि अगर इन्हें साफ के लिए आवाज़ उठानी है तो फिर अपनी इज्जत आबरू सब कुछ दांव पर लगाना पड़ेगा, जो कि वो अफोर्ड नहीं कर सकते थे। रोहिना को एक प्राइवेट स्कूल में जॉब मिल गई थी। वो अब कुछ मसरूफ़ हो गई थी, लेकिन आज 2-3 दिन से इसे कुछ अजीब लग रहा था। इसकी वजह थी सिकंदर फंदी, जो 2 दिन पहले स्कूल के सालाना प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी के तौर पर शिरकत की थी। और रोहिना को देखकर इसकी आंखों में जो चमक आई थी वो दंग रह गई थी। लेकिन कल वो जब स्कूल से वापस आ रही थी, स्टॉप पर गाड़ी का इंतजार कर रही थी, तभी वहां सिकंदर की गाड़ी आकर रुकी और इसे लिफ्ट की ऑफर की। लेकिन रोहिना के इनकार पर वो गाड़ी से नीचे उतरा और इसके साथ आकर खड़ा हो गया। देखिए रोहिना, मैं घुमा फिरा कर बात नहीं करूंगा। मुझे आप पहली नज़र में ही अच्छी लगी थी। मैं आपको अपनी ज़िंदगी में शामिल करना चाहता हूँ। मैं आपसे आपकी मर्जी नहीं पूछूंगा, बल्कि मैं सिर्फ आपको इन्फॉर्म कर रहा हूँ कि मैं अपने पेरेंट्स को आपके घर भेज रहा हूँ। रोहिना ने कुछ कहने के लिए मुंह खोला, लेकिन इसे कुछ भी कहने का मौका दिए बगैर वहां से चला गया। वो अपनी सोचों में इस कदर गर्क थी, इसे पता ही नहीं चला कि कब साथ इसके बराबर आकर बैठा और इसे गौर से देख रहा था। क्या हुआ, क्या सोचा जा रहा है? इसने चूंकि साथ की तरफ देखा और नफी में सर हिलाया। कोई बात तो है? वो तफ्तीश करने वाले अंदाज में पूछ रहा था। मुझे क्या होगा, कुछ भी तो नहीं हुआ। इसने कदे चाहे तुम कह रही हो तो मान लेता हूँ। मुस्तफ़ा और शामिर और सिकंदर इस वक्त मुस्तफ़ा की गाड़ी में बैठे थे। गाड़ी इस वक्त एक वीरान जगह पर रुकी। इसके आसपास सारी जगह खाली थी। यहाँ पर कुछ पुरानी गाड़ियों के हिस्से पड़े थे। दूर तक खाली मैदान नजर आ रहा था। एक तरफ कुछ कूड़ा करकट पड़ा हुआ था। वहाँ पर खड़े वहाँ पर कुत्ते खड़े भौंक रहे थे। सारा कूड़ा एक साइड पर कर रहे थे। यहाँ तो कुछ भी नहीं है, शामिर ने कहा। वो लोग पढ़ने लगे थे, तभी अंधेरे में शामिर को कोई चमकती चीज़ दिखाई दी। उसने उठाकर देखा तो वो हजामा का झुमका था और वो पागलों की तरह से आवाज़ देने लगा। वो भागते हुए चारों तरफ देख रहा था। थोड़ा सा आगे इसे इसका दुपट्टा पड़ा हुआ मिला। सिकंदर और मुस्तफ़ा भी इसके साथ ही चल रहे थे। सिकंदर की आंखों में लग रहा था खून उतरा हुआ है। शामिर थोड़ा सा आगे जाकर रुक गया। इसकी लेफ्ट साइड पर जहाँ कूड़ा पड़ा हुआ था, इस साइड पर खून के निशान थे। इसने अपने पाँव के पास देखा और फिर बारी बारी सिकंदर मुस्तफ़ा को देखा। सिकंदर तो उल्टे कदमों चलने लगा। इसकी आंखों के आगे अजामा का मासूम चेहरा आ रहा था। शामिर ने एक नज़र सिकंदर को देखा और हिम्मत करके कदम आगे बढ़ाए तो इसे अपना सांस रुकता हुआ महसूस हुआ। शामिर मुश्किल जामा तक पहुंचा। इसके दोनों कलाइयों पर कट लगे थे। इसने आगे बढ़ के से बाहों में उठा लिया और गाड़ी की तरफ भागा। इसकी रफ्तार बहुत तेज थी। सिकंदर और मुस्तफ़ा जब गाड़ी के पास पहुंचे, वो गाड़ी स्टार्ट कर चुका था। सिकंदर बैक सीट पर हजामा का सर अपनी गोद में रखकर बैठ गया। मुस्तफ़ा ने फ्रंट सीट संभाल ली
शामी ने अपनी ज़िंदगी की रश ड्राइविंग की और हॉस्पिटल पहुंचा। हजामा को स्ट्रेचर पर डालकर वो ऊंची आवाज़ में लोगों को आगे से आने के लिए हटाते हुए बोलते हुए स्ट्रेचर को आगे बढ़ा रहा था। हजामा को जब से आईसीयू में ले जाया गया तो शामिर के दोनों हाथ खून से रंगे हुए थे। इसने इन्हीं हाथों से मोबाइल निकाला और पहली कॉल अपने ड्राइवर को की। देखिए रहीम बाबा, अम्मा अरशमान और सकीना बी को अगले आधे घंटे में अफंदी हाउस पहुंचाओ। इसके बाद इसने चैनल कॉल की और ऑर्डर दिया कि इसका रिकॉर्ड किया गया प्रोग्राम अगले 1 घंटे में चलाना चाहिए। कॉल बंद करके शामिर सिकंदर की तरफ बढ़ा और इसके पास जाकर बैठा और इसके कंधे पर हाथ रखा। सिकंदर, वो ठीक हो जाएगी। वो सिकंदर से ज़्यादा खुद को यकीन दिला रहा था। मुश्तबा लखानी बुरी तरह फंसा था। इसने अपने बंदों को हुक्म दिया था कि इसकी बीवी को इतना नुकसान पहुंचाना चाहिए कि वो जिंदा रहे, लेकिन शामिर मलिक को सबक भी हासिल हो। इसका ख्याल था कि इस सब के बाद वो इसके खिलाफ कुछ नहीं करेगा, लेकिन वो नहीं जानता था कि इसने ये अब करके इसके गुस्से को हवा दी थी। अब वो पुलिस, मीडिया सब इसे छुपाता फिर रहा था। इसके सारे ठिकानों पर पुलिस की रेड पड़ चुकी थी और वो हर जगह से अब तक बचकर निकल आया था, लेकिन वो जानता था कि अब वो ज़्यादा देर छुपकर नहीं रह सकेगा। आज नहीं तो कल वो पुलिस के हत्थे चढ़ जाएगा और इस बार इसे कोई नहीं बचा सकेगा। अज़ैमा को आज 2 दिन के बाद होश आया था। सिकंदर को शामिर ने ज़बरदस्ती घर भेज दिया था। फारिस अफंदी ने शामिर को बहुत कहा कि वो घर जाए, लेकिन वो नहीं माना। इसे इस लड़की के साथ की गई अपनी ज़्यादतियाँ याद आ रही थी। वो चाहता था कि वो सिर्फ एक बार ठीक हो जाए, वो अपनी हर ज़्यादती की तलाफ़ी करेगा। इससे इन 2 सालों में पहली बार लगा कि वो हया को भूल गया है। इसने अपने दिल को टटोला तो वहाँ पर अज़ैमा अपना कब्ज़ा जमा चुकी थी। वो जब से होश में आई थी, शामिर एक बार भी इसके सामने नहीं गया था। वो हॉस्पिटल के इस रूम की हर आहट पर दरवाजे की तरफ देखती थी कि शायद वो हो। वो इसके बारे में पूछना चाहती थी, लेकिन किसी से पूछे। आज वो रात को घर चला गया। फारिस अफंदी हॉस्पिटल में इसके पास रुके थे। जब रात को सब चले गए तो फारिस अफंदी बेंच घसीट कर इसके बेड के पास लाए और इसके हाथों को अपने हाथों में लेते हुए बोले, तुम मुझसे नाराज़ हो? हज़ैमा ने इनकी तरफ गौर से देखा, मुस्कुरा दी। अब नहीं हो। अब क्यों नहीं हो? क्योंकि आपका फ़ैसला मेरे लिए बिल्कुल सही था। शामी बेहतरीन शौहर है, बहुत अच्छे इंसान, बहुत अच्छे बेटे और बहुत अच्छे बाप हैं। इस शख्स के साथ रहते हुए मुझे एहसास हुआ कि आपने मेरे लिए इन्हें क्यों चुना था। मैं शुरू में आपसे बहुत नाराज़ हुई थी कि आपने मेरे लिए एक बच्चे के बाप को पसंद किया। क्या मैं इतनी गई गुजरी थी? बेटा, मैं चाहता था तुम एलिट सोसाइटी के किसी मर्द को पसंद करो, इससे पहले मैं तुम्हारे शादी किसी बहुत अच्छे शख्स से करवा दूँ। हमारी सोसाइटी में मर्द शादी तो करते हैं, लेकिन वो अपनी बीवियों से ज़्यादा दूसरों की बीवियों के साथ वक़्त गुजारते हैं। बेटा, मेरी एक ही बहन थी साशा अफंदी, बहुत खूबसूरत पढ़ी लिखी, लेकिन पता नहीं कब और कहाँ इसकी नज़र हसन अहमद पर पड़ गई। इन दोनों की शादी बहुत धूमधाम से हुई, लेकिन शादी के दूसरे महीने ही वो वापस लौट आई। हसन एक शराबी था। इसने एक शादी अमेरिका में की हुई थी। इसके दिन सोने में और रातें रंगीनी गलियों में गुजरती। इसने इस शख्स से बहुत मोहब्बत की, लेकिन इसकी बेवफाई को बर्दाश्त न कर सकी और मौत को गले लगा लिया। इसलिए मैं बहुत डरा हुआ था। तो मैं तो तुम्हें इंग्लैंड पढ़ने के लिए भी ना भेजता अगर सिकंदर मुझे मजबूर ना करता। फारस अफंदी इसकी आंखों में आंसू चमक रहे थे। तुम जानती हो शामिर इन 3 दिनों में एक पल भी तुम्हारे पास से नहीं हिला। हज़ैमा ने इस बात में सर हिलाया। वो जानती थी कि जब इसे होश आए इसके बाद भी वो यहीं कहीं था। वो इसकी नज़रों की तपिश महसूस कर सकती थी। वो जानती थी वो कहीं से छुप कर इसे देख रहा है। शामिर हॉस्पिटल से सीधा फंदी हाउस आया था। शादी के बाद वो दूसरी बार आया था यहाँ। ज़ायरा बेगम, अफंदी और सिकंदर इसके आने पर बहुत खुश थे। अफंदी इसकी आवभगत से बहुत मुतासिर सायरा फंदी इसकी वाज़ा कथा से बहुत मुतासिर हुई। जिस तरह इसने झुककर अपनी माँ से प्यार लिया, वैसे ही वो इनके आगे भी झुका। इनके स्टेटस में बच्चे कहाँ ऐसे बड़ों से मिलते थे और यहाँ एहतराम करते थे। उन्होंने फारिस अफंदी को अपने बच्चों की बहुत अच्छी परवरिश की थी। इनके दोनों बच्चे बहुत अच्छे थे, लेकिन शामिर की बात ही कुछ और थी। इसने देखा वो अपनी मुलाजमा से भी सलाम दुआ की और इसकी बेटी के सर पर हाथ रखा। जब वो पहले इनके घर आया था तो इन्हें खासा मगरूर सा लगा था। फारिस अफंदी इसकी बहुत तारीफ़ें करते थे, लेकिन ज़ायरा हमेशा कहती थी कि ऐसा मुझे कुछ ख़ास नहीं लगा वो जितना आप इससे मुतासिर हैं। इससे बहुत नींद आ रही थी। इसने खाने के लिए मना कर दिया, लेकिन कमरे में जाने से पहले इसने अर्शमान को अपनी बाहों में लिया, इसे प्यार किया और बहुत एहतियात से इसे वापस बेबी कॉट में डालकर माँ से इजाज़त लेकर सोने चला गया। वो कमरे में पहुंचा तो बहुत मुतमिन था। वो इन 3 दिनों के बारे में सोचने लगा। इसकी ज़िंदगी के मुश्किल तरीन दिन थे। इससे हर पल बस यही खौफ रहा कि कहीं हज़ामा को कुछ ना हो जाए। इससे इन दोनों में पता चला कि वो इसके लिए क्या अहमियत रखती है। वो जब से इसकी ज़िंदगी में शामिल हुई थी वो बदल गया था। पहले वो
पहले वो इसे बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। इसने इससे शादी सिर्फ फारिस अफंदी का दिल रखने के लिए की थी। फिर वो इसकी ज़िंदगी में शामिल हुई। इसके कहे बगैर इसका सिर्फ देख कर वो हर काम काम करने लगी जो वो करता था। ज़किया बेगम का ख्याल रखना, शमां का ख्याल रखना, इसकी पसंद के कपड़े पहना, सर पर दुपट्टा रखना, इसकी बेइतनाई के बावजूद इसका हर काम करना बगैर कोई शिकायत के। लेकिन वो इस बात से अनजान था कि वो इसके दिल की मसनद पर बहुत ऊंचे मुकाम पर बैठी हुई थी। वो हॉस्पिटल आया तो फारिस अफंदी इससे आता देखकर बोले, मैं अब चलता हूँ। वो इन्हें छोड़ने बाहर तक आया। वापस गया तो वो अभी तक आंखें मूंदे लेटी थी। वो जाग रही थी लेकिन सोती बन गई। शामिर घर से इसके लिए लाया नाश्ता निकालने लगा। हजीमा आंखें खोल दो, मैं जानता हूँ तुम जाग रही हो। हजीमा ने झट से आंखें खोल दी। इसने इसकी तरफ एक मुस्कुराहट उछाली और इसके पास बेड पर अपने लिए जगह बनाकर बैठ गया। हजीमा इसे यकटक देख रही थी। क्या हुआ, नजर लगाने का इरादा है क्या? हज़ैमा ने नज़रें झुका लीं। आपको कैसे पता चला मैं जाग रही हूँ? तुम्हारी पलकों की लर्जिश से, इसने इसकी पलकों पर फूंक मारते हुए कहा। हज़ैमा ने शर्मिंदगी से नज़रें झुका लीं। चलो अब मैं तुम्हें अपने हाथों से नाश्ता करवाता हूँ। एक गिलास दूध के कप के साथ एक स्लाइस ब्रेड निकाला। बस इतना सा नाश्ता वाइफ जी, खाइए पिए ताकि आप जल्दी से ठीक हो, नहीं तो मेरा और हमारे बेटे का ख्याल कौन रखेगा? वो धीमे से मुस्कुरा दी। शामी ने झुककर इसकी पेशानी पर अपने मोहब्बत की मोहर जब्त की। इसके हाथों को अपने हाथों में लेते हुए बोला, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं सारी ज़िंदगी खुद को ना माफ़ कर पाता। मैंने तुम्हें अपने हाथों से खो दिया। आज इस वाक़े को पूरा 1 साल गुज़र चुका था। इनकी ज़िंदगी अब भी वैसी ही। सुबह दोनों साथ ऑफ़िस जाते और शाम को साथ वापस लौटते। शमाना बड़ा हो गया था। वो माँ और बाप दोनों से प्यार करता था। ज़किया बेगम इन दोनों को देखकर खुश थी। आज सिकंदर का निकाह था रूहीना के साथ। सिकंदर ने रूहीना के बारे में शामिर को बताया था और फिर इसने फारिस अफंदी से बात की। वो लोग और शमान के साथ हाल में पहुंचे तो सब लोग आ गए थे। निकाह के बाद सिकंदर को रूहीना के बराबर बैठाया गया तो शामिर ने सिकंदर को खूब तंग किया। सब लोग बहुत खुश लग रहे थे और दूर खड़ी हज़ामा शामिर को देखकर सोच रही थी कि ज़िंदगी में कभी किसी की ज़रूरत ना बनो, क्योंकि ज़रूरत तो कोई भी पूरी कर सकता है। बनना है तो कमी बनो, क्योंकि कमी कोई भी पूरी नहीं कर सकता। इसकी नज़रें शामिर पर जमी थी जो बहुत खुश लग रहा था। शामिर ने हंसते हुए हज़ामा की तरफ देखा और इशारे से इसे अपने पास बुलाया। वो भी मुस्कुराकर अपनी मैक्सी संभालती हुई इसकी तरफ चल दी। तो कैसा लगा आपका नावल? अच्छा था, बहुत अच्छा था नावल। आप लोग देखते नहीं हो, सुनते नहीं हो नावल। आप लोगों के व्यूज़ बहुत कम हो गए हैं। अगर कोई नावल में कमी है या कुछ है तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं और प्लीज़ वीडियो को भी लाइक कर दिया करें। इंशाल्लाह एक नए नावल के साथ बहुत जल्द हाजिर होती हैं। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।